बताइए कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? और मैं ऐसा सुझाव दूंगा कि जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो इनिशिएटिव लेके पढ़े। वैसे तो सब दिख ही रहे हैं पढ़े हैं, सिर्फ सीमा जी का ही शायद सीमा दीदी आप आपने ये पढ़ेंगे क्या? आपने ये कंडीशंस आप में जो एक्सप्लेन वाली लगा दी ना, मुझे अभी ना इतना अच्छे से हाँ, एक्सप्लेन करना नहीं आता। कोई तो बात अभी नहीं आप दीदी, लोग आप करें, आई टीचर विल रहे हो ज्वाइन इन। तो वो जो आपके अंदर जो एक्सप्लेन करने की प्रवृत्ति है उसी को ही चलने दीजिए। और नहीं, पर वो कंटेंट भी समझ आना चाहिए ना संजीव नहीं नहीं, जी। वो हम करेंगे, मिलजुल के हम भी करेंगे। थोड़ा सा आप भी अपने शब्दों में रखने की कोशिश करो, आपका भी स्व मूल्यांकन होगा कि कितना रख पाते हैं शब्द। जैसे ढूंढते हैं वैसे अपने अंदर से निकलते हैं या नहीं निकलते, ये अभ्यास करने से अपने लिए अच्छा रहता है। और बाकी बात तो हम पूरी करेंगे ही, कुछ आपकी तरफ से रह जाएगी तो हम सब हैं कर लेंगे। ठीक है, और ज्यादा नहीं, चलिए सिर्फ इस एक अनुभूति को रखेंगे, चलिए, है ना, कोशिश इसके करती ऊपर। हूँ। और इसमें जो है अल्प विकसित, अर्ध विकसित, विकसित की बात हो रही है। बस इसको जी इतना जी कनेक्ट कर देते हैं कि इसके पिछले वाली अनुभूति में अजागृत की बात हुई थी, अविकसित की बात हुई थी, है ना। तो जी जी अविकसित जो है जीवावस्था को कह रहे हैं, है ना। पशु जी पक्षी जो जी है उनको अजागृत या अविकसित कह रहे हैं, अब ज्ञानावस्था में इसको कह रहे हैं। शुरू कीजिए दीदी। जी जी। ज्ञानावस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होती है। अल्प विकसित, इसका अर्थ है अल्प जागृत। जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है उसका ये लग रहा है, बेसिकली उससे पहले जो उन्होंने कनेक्ट किया वो तो ये किया कि इससे पहले तो जागृति होती ही नहीं। पहले जैसे पदार्थावस्था में सिर्फ अस्तित्व जो है वो रहता है, बने रहना जरूरी होता है। और प्राणावस्था जो है उसमें उसके साथ साथ पुष्टि आ जाती है। जब जीव अवस्था आती है तो अस्तित्व में बने रहने के साथ पुष्टि के साथ जीने की आशा आ जाती है। और जब हम ज्ञान अवस्था में आते हैं तो वहां हम सुख की कामना या मानव लक्ष्य के बारे में सोचने लगते हैं। तो ज्ञानावस्था में आने के बाद भी जब तक हम पूरी तरह से समझदार नहीं होते, उसको आई थिंक उन्होंने 3 अवस्थाओं में लिया है। तो पहले को अल्प जागृत कह रहे हैं। इसमें बेसिकली हम इच्छा पूर्वक विचारों को और आशावादी प्रवृत्ति, यानी कि पहले स्तर पे आस्वादन के लेवल पे ही रहते हैं और केवल आशावादी प्रवृत्ति में ही जीते हैं। केवल इतना ही मुझे समझ आ रहा है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होते हैं। यानी कि मन वृत्ति और चित्त जो है वो सब हमारे उन इच्छाओं की पूर्ति में ही और आशावादी ढंग से ही उसी लेवल पे रहते हैं। दूसरे तरह के जागृति में आता है अर्ध विकसित, यानी नहीं, कि अर्ध इसको पहले जागृत। एक बार ना थोड़ा सा दीदी देख लेते हैं, जी है ना, जी जो बिल्कुल शब्द है उनकी सटीकता के साथ में थोड़ा सा चल लेते हैं। तो जैसे जी आपने अविकसित और अजागृत को बोला ना, तो उसमें पदार्थावस्था और प्राणावस्था का कोई जिक्र भी नहीं है जागृति से रिलेटेड, क्योंकि ये जी जी जागृत होना या अजागृत होना ये तो चैतन्य पक्ष का जो है ये अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो जी चैतन्य पक्ष जो है वो जीवावस्था से ही शुरू होता है। करेक्ट। हाँ जी, विकास और तो विकास क्रम के बाद जब जागृति हाँ, आती है तब बिल्कुल। ज्ञानावस्था शुरू तो होती है। ठीक है पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था में जीवन है ही नहीं, तो जी जीवावस्था में जो है जीवन है वो अविकसित या अजागृत कहा गया, है ना, उसको जो है ऐसा कहा गया। और उसमें जो है वो मन शरीर द्वारा नियंत्रित होता है, यानी शरीर प्रधान विधि से, इंद्रिय प्रधान विधि से मानव नहीं, जीव जो है वो जी रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अल्प जागृत में आशा विचार इच्छा ये 4.5 क्रिया में जीते हैं। और आशा विचार इच्छा में भी में कैसा सीक्वेंस है कि अब आशा विचार इच्छा में इच्छा सबसे बड़ी पावरफुल जो है वो शक्ति हो गई, है ना। तो इच्छा पूर्वक विचार और आशावादी प्रवृत्ति है, तो इच्छा जिस तरह से है उसके हिसाब से विचार और आशावादी प्रवृत्ति जो है वो उसके डोमेन में है, उसके अंतर्गत है, उसको अल्प जागृत कह रहे हैं। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है, इस दशा में मन, वृत्ति, यानी मन और वृत्ति चित्त के अंतर्गत है, चित्त द्वारा तंत्रित है ना। चित्त जो है वो उनको चलाने वाला है। तो मन और वृत्ति चित्त तंत्रित है। ये आगे वाली जो आती है अनुभूति, उसमें इस दशा में मन, वृत्ति व चित्त
बुद्धि तंत्रित होते हैं ना, तो ये अर्ध विकसित में तो इस तरह से कनेक्ट करते हुए देखेंगे, मन और वृत्ति जो है वो चित्त द्वारा गवर्न्ड है, ऐसा जो है इसको इंटरप्रेट करेंगे दीदी। ठीक हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मन और वृत्ति चित्त नियंत्रित, चित्त तंत्रित होती है, उससे ज्यादा क्लियर बना संजीव भैया। तंत्रित दूसरा मतलब है जी, गवर्न्ड, हाँ तंत्रित गवर्न, मतलब हाँ गवर्न्ड। चित्त द्वारा वो मन हाँ वृत्ति चित्त तंत्रित हाँ होते हैं, मुझे समझ नहीं आया था हाँ किससे हाँ, तंत्रित होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अर्ध विकसित अर्थात अर्ध जागृत, आत्मबोध रहित संकल्प या अवधारणा पूर्वक इच्छा, विचार और आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृत की संज्ञा है। आई थिंक यहाँ पे यही कह रहे हैं, जब तक अनुभव नहीं होता, बोध नहीं होता, और उस तरह से संकल्प भी नहीं ले, जिस तरह से हम संकल्प पूरी तरह से नहीं ले पाते, तो इच्छा, विचार और आशा की प्रवृत्ति जो है वो भी अगेन वो मन, वृत्ति और चित्त जो है बुद्धि द्वारा तंत्रित होते हैं। नहीं, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये संजीव भाई आप बताएं। बुद्धि तंत्रित हो गए फिर तो काम बन गया। लेकिन अभी ना आत्मा तक नहीं पहुंची गाड़ी, है ना, तो आत्मबोध रहित है ये वाली स्थिति। अच्छा अच्छा, अनुभव नहीं पूरा हुआ, पर हाँ, बुद्धि जो है वो बुद्धि के बिल्कुल। हिसाब से चित्र अचित जो है वो कंट्रोल हुआ, हाँ, ये तो वो स्टेज बुद्धि, है। तो ऐसा हुआ कि आदमी को कुछ कुछ समझ में आई, है ना, जी जी बोध का जी। मतलब क्या है, कुछ कुछ समझ में आया है, लेकिन लेकिन पूरा नहीं समझ में आया है, और ये जितना थोड़ा सा समझ में आया है, ब्रह्मवच इसी को पूरा समझ लिया है। अच्छा, ऐसा मान लिया कि ये जितना मेरे में थोड़ी बहुत समझ में आया है, यही पूरा ज्ञान है। ठीक है, तो इसी को फिर आगे चल के जो है ना, इसको अहंकार शब्द भी बोला है। आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा। ठीक है, तो आत्मबोध जो है, आत्मबोध मतलब जब आत्मा सह अस्तित्व में अनुभूत हो जाए, पूरा अस्तित्व समझ में आ जाए, तो आत्म तृप्ति होती है, और जो है उसमें हम बोध को कंप्लीट हुआ मानेंगे। उससे पहले की एक ये स्थिति बनती है, अभी बोध में कुछ कुछ अच्छाइयां, कुछ कुछ संस्कार, कुछ कुछ अच्छापन अपने में देख पा रहे हैं, लेकिन वो अभी पूरा नहीं है। लेकिन ब्रह्मवश मानव उसको पूरा मान लेता है, वो अहंकार की स्थिति है, उसमें आत्मा उपेक्षित रहती है। तो मन, वृत्ति और चित्त जो है, ये जितनी समझ आई होती है उस कॉन्टेक्स्ट में बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, बुद्धि से गवर्न्ड रहते हैं, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया रहता है, ये व्यवहार में अहंकार के रूप में दिखता है ना। तो आत्मबोध होने तक अहंकार का अभाव नहीं है, जब तक पूरा समझ नहीं आता तब तक अहंकार की प्रवृत्ति जो है वो दिखती है। तो ये आगे वाली अनुभूति इससे लिंक होगी, तो इसको ऐसा जो ठीक है है। अर्ध विकसित कह रहे हैं। हाँ, अभी तभी शैलेंद्र, आत्मबोध रहित बोल रहे हैं ना। हाँ, आत्मबोध रहित, आत्मबोध रहित मतलब अनुभव तक नहीं पहुंचे, अभी बुद्धि के लेवल बिल्कुल तक आ गए, बिल्कुल, और लेकिन क्योंकि विचारों हाँ, में लेकिन परिमार्जन हो हाँ, गया। लेकिन इसको बिल्कुल भ्रमित नहीं करे, इसको कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ संस्कार है, लेकिन हाँ, भ्रमवश, अज्ञानवश उस कुछ कुछ को ही पूरा मान लेते समझ हैं। रहे हैं। ऐसी ऐसी कई बार हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, मतलब हम अपने में भी टटोल कर देखें, है ना, तो ऐसा हम्म। हम में भी होना संभव है। अपना जितनी स्ट्रिक्टली जो है हम दूसरा का मूल्यांकन करते हैं, उतना जब अपना करें तो ऐसा अपने में भी कभी कभी ऐसे ट्रेट्स दिख सकते हैं। शैलेंद्र भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, भैया क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया नमस्ते सभी हाँ को। जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, अभी आपने कहा इच्छा शक्ति मतलब सबसे बड़ी महसूस होने लगती है, मतलब सारे काम हम लोगों को। साढ़े चार क्रिया में, हाँ, 4.5 में। साढ़े तो चार में इसका क्या है? हाँ जी, को नीचे से मन, वृत्ति और चित्त वहां तक ही जो है कार्यकलाप हो रहा है जीवन में। तो मन, वृत्ति हाँ और चित्त लेफ्ट साइड में था, है ना। इसको हाँ मैं वो दूसरा वाला डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उससे जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जीवन क्रिया वाला। तो ये जो लेफ्ट साइड में जीवन बल लिखा हुआ है ना, इसमें नीचे की हाँ 3 जो बल है, ये मन, वृत्ति, चित्त है। इसके हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग जो शक्तियां हैं वो आशा, विचार, इच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि कार्यकलाप सिर्फ आशा, विचार, इच्छा में ही हो रहा है, तो इसमें इच्छा ही जो है वो सबसे पावरफुल शक्ति है, इतना कह रहे हैं। अच्छा, 4.5 क्रिया में इच्छा जो है सबसे पावरफुल शक्ति रहता है हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी मैं जिसको मैं लक्ष्य ऐसे मान ऐसे ही लेता है। समझा है कि मैं ऐसे मैंने इच्छा कर लिया, अब मैं इसी पे चल पड़ा। बस बस बस, जो इच्छा का मतलब वो किसी चीज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार लिया, और फिर उसके लिए जी जान लगा दिया, मतलब उसमें बड़ी मेहनत होती हुई भी दिखती है, और आदमी उसको पा भी लेता है।
ठीक है, लेकिन उसका न्याय धर्म सत्य के साथ में कितना लिंकेज है, इसकी क्लियरिटी हुई है या नहीं हुई, ये एक प्रश्न बना रहता है। हाँ, मतलब समझदारी से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, तो जब जब जैसे जैसे हम जागृति पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो जो ये इच्छा वाला पार्ट है, ये भी ऊपर वाली जो ये जो हमारे है ना, ये फैकल्टीज जो है बुद्धि और आत्मा, इनके अधीन आता है। तो इच्छाएं भी स्वनियंत्रित होती है। फिर इच्छाएं जो है वो न्याय धर्म सत्य के को ध्यान में रखते हुए इच्छाएं बनती है। अन्याय वाली, अधर्म वाली, असत्य वाली इच्छाएं नहीं बनती हैं अपने अंदर। हाँ भैया, समझ गया। मतलब यही ऐसे लग रहा था कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि मतलब जब जब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तब 4.5 क्रिया में है, तो अपनी इच्छा को ही सर्व, मेरी इच्छा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसमें ज्ञान का और समझदारी को लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना नहीं है या अधूरापन है, मतलब हो सकता है लेने देने की बात हो रही हो, लेकिन अभी अधूरापन है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। थैंक यू। इच्छाएं थोड़ी संवेदनाओं से हाँ, वो है, बस ये कहा जा सकता है संजीव जी कि 4.5 क्रिया में होने हाँ, के साथ बिल्कुल। 4.5 क्रिया में तो अभी पिछले पेज पे एक अनुभूति भी आई थी ना, कि वो जो है वो संवेदनशील, इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। जी जी। हाँ जी, रजत भाई कुछ भैया रितंबरा को थोड़ा सा समझाएंगे कि तो रितंबरा शब्द को जो है ना, जब हम जीवन क्रिया किया था तो तब रखा भी था कि अब देखो, शब्द सिर्फ शब्द है ना, तो शब्द से हमें वास्तविकता समझ आ जाए, ये उसका तात्पर्य है। तो रितंबरा शब्द से कह क्या रहे हैं, पहले तो ये देखें कि शब्द का चुनाव क्यों हुआ। तो रित जो है, इसको सत्य का पर्यायवाची शब्द रखा गया है ना। तो अगर देखेंगे हिंदी भाषा में डीप में जाएंगे, तो रित शब्द जो है, इसको सत्य का पर्यायवाची माना गया है, रखा गया। और भरा हुआ, तो सत्य से भरा हुआ, ऐसा जो है ये जीवन शक्ति है, ये वाली। तो बुद्धि में बोध होता है। बोध किसका होता है? सत्य का बोध होता है। ठीक है, तो सत्य का बोध होना मतलब सच्चाई समझ में आ जाना, है ना। सच्चाई समझ में आ जाना में सही गलत क्या है, मैं क्या हूँ, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, सुख और सुविधा में अंतर है, मूल्य कुछ होते हैं, है ना। तो ये सारी एक एक करके चित्त से ना, यहाँ पर या ये चिंतन क्रिया भी है, इसी को स्लैश करके हम साक्षात्कार क्रिया भी लिखते हैं। तो जब हम समझने के क्रम में हैं, तब साक्षात्कार जो है वो वाली क्रिया चलती है। हमें एक एक करके ये जो है ना, मूल्यों का जो है वो समझ बनती है। फिर बोध में जाके अनुभूतियां जो है वो एक एक करके हम में स्थिर होती हैं और हमारे आचरण में आती हैं। तो जब सारी की सारी सच्चाइयां, सारी अनुभूतियां अस्तित्व से रिलेटेड जो है, वो हम अस्तित्व को एज इट इज समझ पाए, जैसा है वैसा समझ पाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जीवन शक्ति में रितंबरा जो की स्टेज पर पहुंची जीवन शक्ति, मतलब अब ये सच्चाइयों से भरी हुई है। और फिर वो जीना जो है वो सच्चाइयों से जो है वो भरे हुए के रूप में, वैसा आचरण जो है वो निकल कर आता है। और फिर उसके भी ऊपर जब अस्तित्व में से अनुभव हो गया, तो फिर जो है वो जीना जो है वो एक ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग के रूप में, प्रमाण के रूप में, एज एन एविडेंस ऑफ स्वायत्त मानव, सेल्फ रिलायंट ह्यूमन बीइंग, उस रूप में जीवन शक्ति जो है उसका प्रकाशन, ऐसा जो है इसको कह रहे हैं। जी भैया। तो भैया आत्मा तक पहुंचना जो है, जैसे आत्मा और बुद्धि, जैसे पहले मैं समझ रहा था कि ये दो फैकल्टी हैं जो जिन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बोध हो रहा है, बोध का मतलब है कि जैसे जैसे आपको सत्य का ज्ञान हो रहा है, इस लेवल पे तो, बुद्धि के लेवल पे तो आपको ज्ञान हुआ कि क्या सही है और क्या गलत है, या उसमें भी सत्य जो है न्याय धर्म और सत्य के थ्रू आप जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप अनुभव करना स्टार्ट करते हैं, तो कहने का मतलब है वो चीज फिर आपके अंदर स्थिर हो जाती है। और जैसे अनुभव करना स्टार्ट नहीं करते हैं, अनुभव हो जाता है। अनुभव फाइनल डेस्टिनेशन है, अनुभव इज नॉट ए प्रोसेस, है ना। बोध तक प्रोसेस है। तो बोध जो है 1 by 1 होता है, मतलब बोध होने में जो है ना, हो सकता है कि कुछ साल लग जाएं या कुछ शरीर यात्राएं लग जाएं, ठीक है। तो 1 by 1 सच्चाइयों का बोध होगा। एक स्टेज आएगी, सारी सच्चाइयां समझ में आ गई, पूरा अस्तित्व समझ में आ गया।
उस मोमेंट पे हम कहेंगे कि अनुभव हो गया, ऐसा बाबा जी ने एक्सप्लेन किया। तो तब तक हम आत्मा तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जब तक कि हम सारा ये अनुभव सारे सत्यों का वो बोध नहीं हो जाता हमको। नहीं, तो आत्मा से कनेक्ट हो पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं भी मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगता है, राइट। तो एटलीस्ट हमने आत्मा है, मतलब एक मध्यांश के रूप में मेरे अंदर एक क्रिया है, या मेरे अंदर ही एक ऐसी फैकल्टी है जो पूरा अस्तित्व समझ के तृप्त होती है। एक ऐसी फीलिंग तो आती है ना भैया अपने अंदर। तो हम इस फैकल्टी को पहचान पाए और फिर बाकी बची हुई नीचे की चारों फैकल्टीज इसकी तृप्ति के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। ये कार्यक्रम बनता है। तो इसमें एटलीस्ट आत्मा को पहचाना गया है और आत्मा की तृप्ति के लिए मेहनत हो रही है, ये एक अच्छा काम है। ये जागृति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। भ्रमित अवस्था में आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है ना, शरीर की तरफ और बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान रहता है। और फिर जो अभी हमने अर्ध जागृत वाला पढ़ा, उसमें बुद्धि में कुछ कुछ ज्ञान आ गया, लेकिन उस ज्ञान को भी मेरे को पूरे ज्ञान तक पहुंचना है, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी अपने में नहीं पकड़ा गया है, वो मिस हो गया है ना। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अभी भी भ्रम ही कहेंगे। थोड़ा बहुत बोध हुआ, हर व्यक्ति थोड़े बहुत संस्कार के साथ में रहता है, उस थोड़े बहुत को पूरा मान लेना, ये भ्रम जो है उसको अर्ध जागृत वाली बात है। जी भैया। ठीक है, तो वहां तक मुझे पूरा समझना है, इस चीज का ज्ञान नहीं है, इसको आत्म विमुख कह रहे हैं। आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है, आत्मा की तरफ मुंह नहीं है, मुंह सारा नीचे की तरफ है ना। तो फिर आत्माभिमुखी होना, आत्माभिमुखी शब्द जो यूज किया, मतलब आत्मा की तरफ मूव कर लेना, मतलब इस चीज को पहचान लेना कि मुझे जो कुछ भी करना है वो आत्म तृप्ति के लिए करना है, और आत्म तृप्ति अस्तित्व को समझकर ही होगी, है ना। और अस्तित्व को समझूंगा कैसे, ये बाकी सारी जीवन की फैकल्टीज को लगा करके जो है। तो आत्मा को पहचाना है ना, आत्मा है, इस चीज को एक्नॉलेज किया, ये पहला स्टेप है। फिर उसकी तृप्ति के लिए काम किया। या अनुभवों का कलेक्शन आत्मा है, मतलब जैसे ऐसा नहीं है शायद। नहीं, तो अनुभवों का कलेक्शन नहीं है ये जो है ना, ये धीरे धीरे भैया क्लियर होगा। बाबा जी की ना दो पुस्तकें हैं, संवाद के नाम से प्रिंट हुई है, संवाद और संवाद 2। उसमें काफी लोगों के इस तरह के प्रश्न रहे हैं कि भैया ये पूरी जो यात्रा है ना जागृति की, इसको समझाएं। तो बाबा जी ने उसको एक जगह के ऊपर ऐसा भी लिखा है कि यहाँ पर चित्त में जो साक्षात्कार की क्रिया होती है, अगर इसको हम पूरे जागृति पथ को ना 12 इंच की यात्रा मान लें, 1 फुट की यात्रा मान लो कि सपोज करो हमको 12 इंच कवर करना है, तो 12 इंच में से 11.5 इंच जो है ना वो तो साक्षात्कार में लग जाते हैं, ठीक है। फिर बोध में आधे इंच के करीब लग जाता है, और फिर आखिर में सिर्फ एक बिंदु रह जाता है, जैसे एक रेस लगती है और आखिर में जाके बस हाथ लगा के धागा तोड़ना है, उस पॉइंट को अनुभव कह रहे हैं। तो अनुभव में टाइम नहीं लगता है, टाइम साक्षात्कार और बोध में लगता है, अनुभव हो जाता है जी। तो 11.5 इंच साक्षात्कार में, आधा इंच बोध में। आधे इंच से कुछ लाइक जरा सा आप मतलब आधा mm या क्वार्टर mm छोड़ दो, या जितना मिनिमम सोच सकते हैं उतना छोड़ दो, उतने तक बोध है, और बस वो आखिर का एक हाथ मारना वो अनुभव है। ऐसा बाबा जी ने इसको एक्सप्लेन किया। जी भैया। तो संजीव भैया इसको इस तरह नहीं देख सकते कि जैसे आत्मा कॉन्शियसनेस है जैसे, तो इसकी निरंतरता नहीं रहती जब तक अनुभव नहीं हो जाता, पर बीच बीच में कहीं कहीं पे आत्मा की आवाज सुनते हैं, या इसको इस तरह से देखा जा सकता है क्या आत्मा बिल्कुल तक पूरा जाना ही? नहीं, वो अपने अंदर की जो अतृप्ति है ना, वही जो है बेसिकली उसी अतृप्ति को ही तृप्ति में कन्वर्ट करना है। निरंतरता चाहिए ना, निरंतरता चाहिए। तो अभी होता है हमको, पर उसकी निरंतर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमें कभी कभी ठीक लगता है और कभी कभी ठीक नहीं लगता है। तो
ये हम पहचान भी नहीं पाते कि ठीक किसको लग रहा है ना? तो कई बारी जो है सिर्फ मन को ही ठीक लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ठीक, आदमी रुचि मूलक में जी रहा है, मन को ठीक लग रहा है और आदमी को लग रहा है मुझे ठीक लग रहा है ना? तो वो आत्मा तक तो कुछ कनेक्शन ही नहीं हुआ, बेचारा मन तक ही जो है वो मन को ही लगा ठीक है और ब्रह्म में आदमी को लग रहा है कि मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, न्याय धर्म सत्य की क्लैरिटी के बाद ही समझ आएगा कि तो इसमें मन के लेवल पे फिर निरंतरता नहीं बनती है ना? जी इसमें जी आदमी भोग, अतिभोग, बहुभोग उस तरफ जाता है, अपनी भी नुकसान होता है, धरती का भी नुकसान होता है ना? ऐसा जो है हमने होते हुए देखा। तो ये इस मॉडल को लेकर के चलते हैं और जितना हम इसके ऊपर धीरे धीरे करके अपने में भी देख पाए कि क्या ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे यहाँ पर जो बाबा जी कह रहे हैं साक्षात्कार होने में 12 इंच में से 11.5 इंच इतना अगर मैथमेटिकली कोशिश की जाए रखने की, तो हम भी देखें कि हमारा जैसे 1 साल हो गया, आप लोगों के साथ में 2 साल हो गए, 1-2 साल बात करते हुए, अभी जैसे मूल्य हैं, है ना, 30 मूल्य हैं, ये 30 मूल्य हमको कितनी क्लियरली क्लियर हो गए। तो तो सब अपनी अपनी स्थिति का आंकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा लगेगा कि अभी तो काफी काम करना बाकी है ना? तो जैसे जैसे ये मूल्यों की क्लैरिटी होती है, धीरे धीरे करके ये यहाँ पर बोध वाला काम जो है, ये भी 1 बाय 1 इट फॉल्स इन प्लेस। ये भी जो है थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ भी अब सेटिंग होनी शुरू हुई है। तो बचा हुआ फिर वो 4.5 इंच जो है, वो 4.5 इंच नहीं, आधा इंच जो है वो इधर काम होता है। और फिर धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसी आएगी कि बोध भी पूरा हो गया। उस क्षण हम ये कह सकते हैं, एक एक क्षण हुआ जिसमें हम कहेंगे कि अब अनुभव हो गया, मतलब अब पूरा अस्तित्व समझ में आ गया, ऐसा जो इसको क्या है। जी भैया, तो ये जो आपने बहुत अच्छे से समझाया और मुझे लगता है कि लाइफ में और भी जगह पे हम इसको देख सकते हैं कि जो जो बिल्कुल जो जब आपको परफेक्शन चाहिए, जब जो जो हाँ, एक्सपर्टीज होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल रह जाता है, बिल्कुल लास्ट में रह जाता है। और वो फिर इन ए मोमेंट लगता है कि हाँ अब सब हो गया, अब सब आ जी गया। जी। बिल्कुल। तो अब मैं भैया जी इसी को मैं आपके ये जो पहले हम जो 3 अनुभूतियां पढ़ी हैं, वहां पे पहली, शिफ्ट दूसरी, करता हूँ। तीसरी, ठीक है। तो इसमें जो अल्प विकसित जो लेवल है, जो कैटेगरी है, हाँ हाँ इसमें क्या कह सकते हैं कि हम, क्योंकि यहाँ पर भी मन, वृत्ति और चित्त की ही बात हो रही है, हाँ। तो हम अल्प विकसित लेवल पर जो हैं, तो तब हमने वो जो बड़ा सा जो चंक है उसको हमने वो अल्प विकसित पर ही कवर कर लिया। एग्जैक्टली। यहाँ पर जो है ना मोस्टली अल्प विकसित में क्या हो रहा है भैया, भौतिक संसार की तरफ फोकस्ड है, स्किल्स की तरफ फोकस्ड है ना? तो स्किल्स का भी कोई पर्पस है ऐसा समझ में नहीं आया। स्किल्स का पर्पस है पैसा कमाना, ऐसा काफी बार निष्कर्ष निकल कर आता है। मैं सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं कोई और काम बहुत अच्छा करता हूँ, तो वो मतलब उस एरिया में ऐसा लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं पारंगत हूँ। फिर उस एक्सपर्टीज का करना क्या है, उससे मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करनी है। काफी बार ऐसा प्रोग्राम निकलता है, ऐसा ऐसा दिखता है मोस्टली कि नहीं भैया? जी, हम अपने सुख सुविधाओं में लग जाते हैं, अपनी हाँ, उस स्किल को। गलती से सुविधाओं में ही लगे रहते हैं, सोचते हैं कि इसी से सुख हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो वहां पर भी स्किल्स में भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है, उसमें भी यही काम करते हैं, यही चलता है। आपने अच्छे पकड़ा कि शुरू में काफी सारा टाइम जो है उसकी निटी-ग्रिटीज को, मतलब उसको जो है ना मोटे तौर पर समझने में लग जाता है। फिर आधा इंच जो है वो उसमें बारीकियों को समझने में लगता है। और फिर एक मोमेंट आता है, मेरे को लगता है ये मुझे अच्छे से आ गया। डॉक्टर को लगता है मुझे सर्जरी अच्छे से आ गई, ड्राइवर को लगता है मुझे कार बनाना अच्छे से आ गया, है ना? कुकर को लगता है कि मुझे कुकिंग करनी अच्छे से आ गई, पूरी आ गई। उसका भी इसी तरह से ही प्रोसेस है। तो अस्तित्व को समझने जाते हैं तो भौतिक सच्चाइयों के साथ साथ उन भौतिक रियलिटीज का पर्पस क्या है, प्रयोजन, प्रयोजन समझ में आता है। ये वाला काम साक्षात्कार में होता है। और साथ में अभौतिक सच्चाइयां जो है ना, ये मूल्य है, न्याय धर्म सत्य है, जीवन एक सच्चाई है ना, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे साक्षात्कार में वो क्लैरिटी होती है, बोध में सच्चाइयों के रूप में चीजें नियम के रूप में दिखना शुरू हो जाती हैं। और जब सारे अस्तित्व को हमने समझ लिया, उसको अनुभव। थैंक यू भैया।
ठीक है, और भी किसी का कुछ प्रश्न हो, ये जो चर्चा हो रही है तो अभी इस पे बात कर सकते हैं। नमस्ते भैया, हाँ नमस्ते जी, सभी। हाँ जी। ऐसा है क्या भैया कि जो इच्छा है वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमें 4.5 क्रिया से भी आगे पुश कर सकती, मतलब वो इच्छा ही चीज है, ऐसा समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और इसके लिए ना मैंने एक स्लाइड भी बनाई थी, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए तो मैं उसको खोलता हूँ जरा सा। अभी बाय चांस मैंने पावर पॉइंट बंद कर दिया था तो लोड होने में आधा मिनट लगेगा, और उसमें जो है ना ये वाली चीज क्लियर होती है, थोड़ा सा बस जस्ट बेयर विद मी, क्योंकि ये जितनी हमारी चर्चा हुई ना ये बड़े अच्छे से उस स्लाइड में जो आपको पॉइंट रेज कर रहे हैं वो क्लियर हो जाता है उसमें, मेरे को ऐसा लगता है। मुझे ऐसे लग रहा था अभी जो बातचीत भैया हम कर रहे थे कि इच्छा जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हाँ बिल्कुल, इच्छा को मारना नहीं है, इच्छा को ठीक दिशा में लगाना है। तो वो ठीक दिशा क्या है उसकी तरफ, ये अब आपको पावर पॉइंट दिख रहा है कि मैंने चेंज किया है तो, कि अभी आपको पीडीएफ ही दिख रहा नहीं है? नहीं, अभी पीडीएफ पीडीएफ दिख रहा है। ओके, तो मैं पावर पॉइंट जो है वो लगाता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड दिख रही है अभी आपको, जीवन हाँ क्रिया जी वाली? भैया, हाँ जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि देखिए, ये जो सूक्ष्म लिखा हुआ ना, ये बीच में सूक्ष्म 4.5 क्रिया कल्पनाशीलता, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर? हाँ जी भैया। ठीक है, ये जो है ये 4.5 क्रिया है। तो अभी हो क्या रहा है भ्रमित मानव में कि ये सारा का सारा सूक्ष्म जो है ना, ये सारी की सारी 4.5 क्रिया, ये शरीर की तरफ और बाहरी दुनिया की तरफ डायरेक्टेड है ना। सारी आशा विचार इच्छा जो है वो रूप पद धन बल, जो कि शरीर और बाहरी दुनिया से रिलेटेड चीजें हैं, उसकी तरफ जो है ये डायरेक्टेड है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि इसी कल्पनाशीलता को ही हमने यूज करके अपने आप को समझना है। जो ये समझ वाला पार्ट है, मैं वाला पार्ट है, इसी जर्नी को सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारा का सारा जो है ये इसी जर्नी में है। तो इसके लिए भी हमें आशा विचार इच्छा ही चाहिए, रिसोर्स हमारा वही है। उस रिसोर्स को हम इन्वेस्ट किस तरफ कर रहे हैं, उसको नियोजित किस तरफ कर रहे हैं, ये तो इच्छा भी, इच्छा बनती है, आप लोगों की इच्छा बनी है तभी तो ये समझने आए हैं। तो आपकी भी अभी इच्छा के साथ ही आप ये समझ रहे हैं, है ना। तो इच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट इज, मैं जो हूं क्या हूं, ये एक बार हमारे को जीवन क्रिया के रूप से दिखता है, तो फिर मैं अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी आशा विचार इच्छा को खुद को समझने में लगाता हूं, और जितनी मेहनत करता हूँ और जितना जो मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं, मेरे रिसोर्स पर्सन्स हैं जो थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मेरे को कितनी योग्यता के साथ में बता पाते हैं, तो एक संभावना दिखती है कि हाँ मैं आत्मबोध की स्थिति तक पहुंच सकता हूँ। मैं तो सबसे पहले एक अवधारणा बनती है, कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ यार, ये मैं ये हूँ, ये जिसको आत्मा कह रहे हैं ना, एक्चुअल में यही मैं हूँ। तो फिर जो पता चलता है, ध्यान जाता है कि मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, ये सब आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्म तृप्ति के लिए रिसोर्सेस है। ठीक है, जब तक तो फिर जो है वो आत्म तृप्ति के लिए काम शुरू होता है। नहीं तो आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता, उसको आत्म विमुखता का, है ना, अपनी तरफ ध्यान नहीं, अपने मैं हूं, अपने एग्जिस्टेंस का भी क्लियरिटी नहीं है, तो वहां पर फिर गलती है। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न, फिर जो प्रश्न के रूप में यहाँ नीचे रखा, हमने अपना तन मन धन, है ना, ये किस तरफ ज्यादा लगाया है,
ये बाहरी दुनिया और शरीर की तरफ ज्यादा लगाया है, या ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ज्यादा लगाया है? हमने मतलब हमने खुद और अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं, तो क्या आता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। ऐसा जो है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो रहा है जो आप कह रहे थे कि इच्छा का क्या रोल है समझने के लिए, तो समझने के लिए भी इच्छा चाहिए। बिल्कुल भैया, एकदम एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू। ठीक है, गुड। और उसमें भी भैया सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए भी ठीक चीज सामने होनी चाहिए ना। अब प्रस्ताव रूप में बाबा जी ने इतना बस अच्छा बस दर्शन दिया है, हाँ, यस क्योंकि यस एक्सप्लोरेशन भी यस, बिना किसी चीज को हाँ सामने रखे या हाँ वो तो आदमी अपने को थोड़ा बहुत तो निरीक्षण परीक्षण पहले भी करता ही रहा, पर सत्य क्या है उसका ज्ञान हुए बिना, या न्याय कर रहे हैं या नहीं रिश्तों में, उसके बिना वो अपने को एक्सप्लोर करता रहा, हाँ। कोई सेल्फ हेल्प बुक से या उससे। यहाँ ये है हमारे पास सब चीज है जिसके बेस पे हम आगे चल सकते हैं, मुझे लगता है एक प्रस्ताव रूप में बहुत अच्छा एक बाकी सब्स्टिट्यूट है। बढ़िया। हाँ, तो ये बात भी बहुत क्लियर हो चुकी है कि जब हमारे सामने कुछ आपने कल ही ड्राइविंग वाला बताए थे कि पहले बताए थे भैया, और ड्राइविंग वाला कि आपने अगर एक्सीडेंट किया है तो आपके पास सही ज्ञान है कि गाड़ी सही चलती है और मैं सही चला सकता हूँ, या आपके पास ज्ञान है तभी आपको समझ में आ रहा है कि आपने एक्सीडेंट किया है। ये मैंने पिछला आपका कोई सुना है या कल की बात की, अब मेरे को वो ध्यान में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। हाँ, तो वो सही का प्रस्ताव, मतलब ये वाली बात एकदम क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो हमें मानना नहीं है। देखिए काफी बार जो है ना, बाकी सारी परंपराओं में और अभी तक भी हमारे पास में काफी काफी अच्छी अच्छी बातों का पुस्तकों के रूप में, प्रवचन के रूप में, परंपराओं के रूप में, सूचना के रूप में काफी चीजें उपलब्ध हैं। सिर्फ अपने में देखने की ये बात है कि वो सूचना के रूप में उपलब्ध है, लेकिन उसको ना हम अपने में वेरीफाई नहीं कर पाते थे। कम से कम मेरे को तो ऐसा लगता था कि जो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, ज्ञान की बातें लिखी गई हैं, उस जैसे कोई बोले कि भैया मेरे दो दांत, मेरी दो आंख है, ऐसा मेरे को समझ में आता है, मैं अपने में वेरीफाई करता हूँ और मेरे को क्लियरिटी बनती है कि मेरी दो आंख हैं। मेरे दांत हैं, मेरे को ये भी समझ में आता है। ठीक है, फिर ये भी ध्यान आता है कि भैया मेरी आंख है, तो आंख मेरे लिए कुछ करती है और मैं आंख के लिए कुछ करता हूँ। दांत मेरे लिए कुछ करते हैं और मैं दांत के लिए कुछ करता हूँ, दांत का ध्यान रखता हूँ, सुबह शाम ब्रश करता हूँ, है ना, जो कुछ भी। अब बताया गया कि भैया तुम्हारे आत्मा भी है। अब एक तो ये ना फील नहीं होता था कि मेरे में आत्मा है, ये मैं कैसे फील कैसे करूं। मेरे साथ में तो ये काफी एक स्ट्रगल का फेज रहा कि भैया सब कह तो बहुत रहे हैं कि आत्मा है, कि इसको इसको फील नहीं होता मेरे अंदर, मैं कैसे इसको देखूं। ये मेरे साथ में एक प्रश्न बना रहा। और फिर दूसरा प्रश्न आता है कि भैया ये अगर आत्मा है, तो अब मेरे को इस आत्मा का क्या करना है, या ये आत्मा मेरे लिए क्या करती है। इसका भी कोई, या बाकी शरीर की सारी चीजें हैं तो वो मेरे लिए कुछ कर रही हैं और मैं उनका भी कुछ कर रहा हूं, तो आत्मा है, तो मैं आत्मा के लिए क्या करूं और आत्मा मेरे लिए क्या कर रही है, इस बारे में बिल्कुल मामला गोल सा दिखता था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आत्म तृप्ति ही मेरी तृप्ति है, और ये बाकी, अब मेरे को आत्मा के लिए क्या करना है, मेरे को आत्मा की तृप्ति के लिए ही काम करना है, आत्म तृप्ति के लिए ही काम करना है ना? तो ये एक तरह से एक एक मतलब एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में, एक प्रपोजल के रूप में ऐसा रखने में आता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। आप सब भी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अपने जो आपके कुछ मूल प्रश्न रहे होंगे उसके अनुसार इसको देखें, तो मेरे को लग रहा है कि जहां हम खड़े हैं फिर वहां से यात्रा शुरू होती है ना। जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न मेरे रहे आपके भी वही रहे, लेकिन जो आपके रहे होंगे उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस सूचना को देख सकते हैं, प्रपोजल को देख सकते भैया मेरा प्रश्न पूछने का वही पर्पस था कि जैसे आपने बोला आत्मा की अनुभव कैसे करें, हैं। तो मैं भी उसी को समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसे बुद्धि और अभी तक जो कन्वेंशनल नॉलेज है उसमें हम सब कुछ जो है जितना भी घट घट रहा है ये सब हमारे ब्रेन में घट रहा है। हम्म तो बुद्धि, इंटेलेक्ट, विचार, मन, ये सब जो है
एक ही रूप, मतलब एक ही चीज के परिचायक हैं, या अभी यहाँ पे हम उसको डिस्टिंक्टली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बुद्धि बोल रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है। इसी तरह से जब आप कह रहे हैं कि मुझे आत्मा का अनुभव मैं करना चाहता हूं, तो उसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आत्म तृप्ति नहीं हो रही है, तो मतलब आत्मा बार बार चाह रही है कि मुझे आत्म तृप्ति हो हाँ एक्चुअली। हाँ एग्जैक्टली। तो जब तक जितनी बार अपने अंदर से ये आवाज आ रही है कि मजा नहीं आया, जितनी बार ज्यादा आवाज आती है, जितनी ज्यादा जोर से ये आवाज आती है, उतना हमारा आत्मा की तरफ ध्यान नहीं गया है अभी। अब आत्मा बोले तो कई बार ऐसा लगता है किसी धर्म की बात कर रहे हैं, सीधी भाषा में गए, मैं क्या हूं इस तरफ ध्यान नहीं गया, ये समझ में नहीं आया है। तो और अगर प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है तो तीव्र इच्छा के रूप में फिर निकल कर आता है, और फिर समझे बिना जो है वो चैन नहीं पड़ता है, फिर आदमी समझने में लगता ही। जी भैया, बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है। तो सीमा दीदी कर रही थी, ये तीसरा भी कर दीजिए, विकसित वाला जी भी। जी जी। तो विकसित अर्थात जागृत पूर्ण जागृत, जागृत पूर्ण जागृत, ये दोनों आत्मबोध कैटेगरीज, सहित इसमें दो कैटेगरीज है, जागृत और पूर्ण जागृत। जागृत मानव हुआ जिसको हम मानव कह रहे हैं, और मानवीय, फिर मानवीय और हाँ अति मानवीय। और फिर पूर्ण जागृत जो है वो अति मानवीयता वाली कैटेगरी में। जी बढ़िया। आत्मबोध सहित संकल्प पूर्वक इच्छा, विचार, आशा, प्रवृत्ति को जागृत की संज्ञा दी जाती है। अर्थात यहाँ पे आत्मबोध जो है वो अनुभव हो गया, और जब आप तब संकल्प लेते हैं तो आपकी इच्छा, विचार, आशा, ये सारी प्रवृत्ति जो है वो अनुभव के बाद आप खुद को प्रमाणित करने में लग जाते हैं। तो आप आत्माभिमुख हो गए एक तरह से। तो आत्मा जो है वो एक तरह से आपको कोएग्जिस्टेंशियलिटी का एकदम से अनुभव हो गया। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित और अनुशासित होती है। और आत्मा क्योंकि गलत कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करती, एक्सेप्ट तो खैर बुद्धि के लेवल पे भी गलत नहीं होता, सिर्फ सही का ही वहां वो जाता है। तो लेकिन वहां पे आत्मा अधूरे सही को भी पूरा सही मानने का भ्रम बना रहता है। जी जी जी, अहंकार वाली बात, अहंकार जो है वो रहता ही है। इसमें बेसिकली यही बताया है कि आत्मा एक बार इसमें फिर वही आ गया मानवीयता और अति मानवीयता। मानवीयता के लेवल पे आप कृपा करुणा और उससे, और बाद में फिर सत्य, अति मानवीय हो जाता है, फिर केवल सत्य और बाकी चीजें बीच में ही है। तो इसको अब अगर तीनों कैटेगरीज को हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो हम इसको अल्प जागृत या अल्प विकसित जिसको कह रहे हैं, इसको भ्रमित मानव की वो वाली कैटेगरी जो जिसे कहते हैं ना कि अपना जीना जैसे चल रहा है उसी जीने में ही मैं तृप्ति ढूंढूंगा, एक इस तरह के भाव के साथ में जीते हुए व्यक्ति को हम अल्प विकसित कह रहे हैं, है ना। ये जीने में कुछ कमी है, मुझे कुछ चेंज करना है, तरीका गलत है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। जिस तरह का बना हुआ है समाज में प्रचलन, जिस तरह की मान्यताएं हैं, उन्हीं मान्यताओं के अंतर्गत ही रहते हुए जीना, उसी में ही सुख ढूंढने की कोशिश करना, इसको भ्रमित अवस्था कह रहे हैं। ठीक है। अब ये अर्ध जागृत क्या हुआ कि इसको एक प्रस्ताव के रूप में सही मिल गया, और ये सही की तरफ बढ़ने की जो है अब ये कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में भी ये कुछ गलतियां करता है, लेकिन ये कम से कम पहले वाली स्थिति से बेहतर स्थिति, ठीक है। और फिर एक जो है वो चलते चलते हम जागृति की स्थिति पर पहुंचते हैं, और फिर जागृति के बाद में संभावना रहती है कि पूर्ण जागृति यानी मानव से दिव्य मानव की ओर भी बढ़ने का। इसमें जो है आत्मबोध सहित, ये वाला जो था ये आत्मबोध रहित था, आत्मबोध के बिना था, और ये आत्मबोध के साथ, है ना। ये संकल्प शब्द भी बड़े अच्छे से बाबा जी ने इसको रखा है कि इस संपूर्णता के अर्थ में कल्पना, है ना। इसको इसको वर्ड प्ले के रूप में देखें, संपूर्णता में से संग ले लिया और कल्पना में से कल्प ले लिया, तो संपूर्णता के अर्थ में कल्पना। तो अब मेरी जो कल्पनाएं हैं वो संपूर्णता मतलब पूरे अस्तित्व को या न्याय धर्म सत्य को ध्यान में रखते हुए ही मेरी कल्पनाएं आती, और फिर उन कल्पनाओं के अनुसार चित्रण बनते हैं, ठीक है। तो और फिर उसके अनुसार जो है विचार, और उसके अनुसार मन, और फिर उसके अनुसार शरीर का कार्यकलाप, इस तरह से जो है ये संकल्प शब्द को इच्छा के ऊपर वाली श्रेणी में रखता है।
अरे थैंक यू भैया, मैं इस संकल्प को तो बुद्धि की क्रिया समझ रही थी, तभी मैं अच्छा, दूसरे में नहीं अच्छी नहीं, हूँ। तो वो बुद्धि की क्रिया ही है दीदी, लेकिन ये इच्छा के अच्छा। ऊपर वाली है, ये इस चीज को बस ध्यान में रखा हम्म। जाए, है ना? तो ओके, ये बुद्धि में इच्छा बोध से, और संकल्प वाली। ओके हाँ हाँ, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके ओके। बोध रहित और बोध सहित का फर्क आ गया ना। हाँ हाँ आत्मबोध रहित और आत्मबोध बिल्कुल, सहित हैं तो दोनों ही संकल्प। हाँ ठीक है भैया, बढ़िया। आगे संजू पढ़ो। भैया एक हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो कुछ पूछ रहे हैं। आवाज आ रही, हाँ जी, आवाज आ रही भैया? थोड़ा जोर से बोलिए। एक ओके, तो संजू भैया एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम यू नो एक बार, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर हम लोग ट्राई करें, बताइए आप बताइएगा कि बताइए। जैसे डेली रूटीन लाइफ से फॉर एग्जांपल खाना खाने की बात है, तो मुझे भूख लगी है या नहीं भी लगी है, लेकिन मेरी इच्छा है कुछ अलग तरह का खाने की, या मीठा है या कोई किसी तरह का कोई जंक फूड है, ओके। और वो यहीं तक है, उसके आगे नहीं है, उसका पर्पस मुझे नहीं मालूम है, उसके आगे का पर्पस मुझे मालूम नहीं है। तो उसको मुझे जो समझ में आता है उसको मैं अल्प जागृत अवस्था बोलूंगा। ओके। सेकंड नंबर पे जब मुझे मालूम है कि मुझे भूख लगी है और उसका पर्पस है मेरे शरीर को चलाना, मेरे शरीर को स्वस्थ रखना, और उसके लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खाऊं, तब उसको मैं अर्ध जागृत समझ रहा हूँ। और थर्ड पार्ट रहेगा कि हेल्दी फूड फॉर हेल्दी हेल्दी बॉडी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर उस शरीर का पर्पस भी मालूम है व्यवस्था में, कि मैं उसमें उस शरीर को लेके क्या भागीदारी रहेगी मेरी व्यवस्था में, उसको लेकर मैं खाना, शरीर और अपने जीवन का ध्यान रखूं। What do you think of this? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया ये जो इसमें 3 कैटेगरीज आपने रखी, तो जो दूसरी वाली कैटेगरी है ना, वो भी एक्चुअल में है तो प्रिय हित लाभ वाली ही, है ना? कि भैया वो शरीर के लिए पोषक रहे। ध्यान तो सिर्फ इतना ही जा रहा है ना, सेकंड वाला जो उदाहरण में आपने सेकंड पॉइंट रखा कि शरीर का ध्यान बना रहे, तो इसको जागृति की तरफ, न्याय धर्म सत्य की तरफ ध्यान चला गया, ऐसा नहीं कह रहे। अभी प्रिय हित लाभ में ही संतुलन बैठा रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। न्याय धर्म सत्य आया नहीं है अभी। तो यहाँ पर अर्ध जागृत जो है वो न्याय धर्म सत्य की तरफ ध्यान जाता है, और ये जीवन की तरफ ध्यान जाता है, और आत्म तृप्ति की तरफ ध्यान जाता है। और फिर आदमी जो है इस पे कुछ जो है वो आगे बढ़ता है, तो कुछ कुछ बोध होता है। वो अधूरा बोध रहने में भी कभी गलतफहमी हो जाती है कि भैया मेरे को पूरा समझ में आ गया है। इस स्थिति को अर्ध जागृत कह रहे हैं। तो कम से कम जो है वो कुछ न्याय धर्म सत्य और जीवन और मतलब आत्मबोध वाली बात जो है, इसके बिना हम कहें कि अर्ध जागृत में आ रहा है, तो वो उदाहरण शायद फिट नहीं बैठेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। शरीर के लेवल पे ही बात नहीं है ये भी, हाँ, है ना? इसमें तो थोड़ा सा विचारों का थोड़ा सा और सोचा जाए, और सोचा जाए। जी भैया, ठीक है, चलिए, गुड। चलिए, तो आज मैं देख रहा हूँ कि अपना प्रतिभा दीदी भी हैं अभी, और गोपाल भाई भी बड़े दिनों बाद हैं। गोपाल भाई नमस्ते, प्रतिभा दीदी नमस्ते। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, सब स्वस्थ हैं? जी भैया जी, ठीक। चलिए गुड, ठीक है। चलिए, आगे कौन पढ़ेंगे? आप ही कंटिन्यू करेंगी सीमा दीदी? हाँ मैं करती हूँ, जितना मुझे समझाना नहीं आएगा तो आप मदद नहीं कीजिए, हाँ, क्योंकि मुझे ठीक कुछ है। ये वाली 3 भी कवर कर लेते हैं और फिर जी। जो है आगे बढ़ेंगे। केवल वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवन में निद्रा अथवा स्वप्न का कार्य ही संपादित होता है। कार्य व्यवहार में प्रमाणित न होने वाली कल्पनाएं स्वप्न है। इसमें भैया यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक अनुभव नहीं होता और हमारे कार्य व्यवहार में जब तक हमारी वो चीज नहीं आती, तो उसको स्वप्न के लेवल पे ही, मतलब अगर आपने मन में आपके आ भी गया कि हाँ ये न्याय धर्म सत्य से जीना है और वैचारिक लेवल पे कर भी लिया, पर आप अगर प्रमाणित नहीं कर पाते उसको, उस तरह से जी नहीं पाते, तो उसको स्वप्न की संज्ञा दी है। क्या ये कह रहे हैं?
देखिए मतलब ऐसा है कि जब हम जागे रहते हैं तो कहीं ना शरीर का भी रोल हमारे हर मूवमेंट पे रहता ही है। अभी जैसे हम बात भी कर रहे हैं तो जागे हुए बात कर रहे हैं, तो शरीर कहीं पे बैठा है, हमने आंख जो है वो अपने टेलीफोन, अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगाई है, कुछ ईयरफोन्स लगाए हैं, तो शरीर का एक रोल चल रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर शरीर का कोई रोल ना हो और हम जीवित हैं, तो वृत्ति और मन के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो उस स्थिति में हम या तो निद्रा का मतलब हुआ डीप स्लीप, और स्वप्न वाला हुआ ड्रीम वाली स्टेट में। तो एक सोने वाली स्थिति हमारी ऐसी आती है जिसमें हम सपने देख रहे होते हैं, है ना, व्हेन वी आर ड्रीमिंग। और एक हमारी सोने की ऐसी भी स्थिति रहती है जब सपना भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये निद्रा अथवा स्वप्न जो है, ये दो स्थितियां उन दो स्थितियों को, ये दोनों शब्द जो है वो उन दो स्थितियों को रख रहे हैं कि शरीर आराम कर रहा है। तो शरीर आराम कर रहा है मतलब शरीर क्रियाशील नहीं है। तो अभी क्रियाशील क्या है, वृत्ति और मन के संयोग में अब कुछ चल रहा है। तो या तो डीप स्लीप चल रही है और या सपना चल रहा है। तो सपना जो है, सपने में भी जो चल रहा है वो मन और वृत्ति में ही कुछ चल रहा है, ऐसा जो है प्रस्ताव के रूप में या बाबा जी कह रहे हैं। तो ये वाला काम होता है, और ये इस सब का कुछ कार्य व्यवहार में इंप्लीमेंट नहीं होता, बस वो सपने के साथ ही वो खत्म हो गया। तो कार्य व्यवहार में प्रमाणित ना होने वाली कल्पनाएं जो है वो स्वप्न है, और बाकी कार्य व्यवहार में जो प्रमाणित होने के लिए जो काम करते हैं वो वाली कल्पनाएं जो है वो तो इच्छाओं के रूप में हम देखते हैं। ऐसा जो है इसको मोटा मोटा सा कह रहे हैं। अगली अगली अनुभूति में 3 स्टेजेस कर दी, ये निद्रा एवं स्वप्न जो था, यहाँ पर इसको जागृत, स्वप्न और निद्रा, ये 3 स्थितियां कर दी। तो ये वाला जागृत जो है ये भ्रमित और जागृत वाला जागृत नहीं है। अब ये वाला जागृत जो है, जो हम जागी हुई अवस्था में है ना, जब हम होशो नींद से जागते हैं। हाँ, नींद से जागे हुए, ये वो वाला जागृत जी जी। है ना। तो इसमें या जो इसमें इसको इस तरह देखा जा सकता है संजीव भैया कि अगर हम कहें कि मेरे मन और वृत्ति में संयोग है, या मेरा मन जो है वृत्ति द्वारा नियंत्रित है, हार्मोनाइज है, पर उस तरह मैं जी नहीं पा रही, मेरे जीने में वो नहीं दिख रहा, वो सामंजस्य या वो हार्मनी, तो ऐसी स्टेज को मैं स्वप्न और निद्रा कहूँ। क्या इसको उल्टी तरह से ऐसे देखें? ऐसा मेरे को लग तो नहीं रहा दीदी कि अगर वो मतलब उसको ही निद्रा कहें, क्योंकि निद्रा तो जागृत आदमी भी निद्रा की स्थिति में जाएगा, है ना, और जो भ्रमित है वो भी जाएगा ही। तो बेशक वो हार्मनी हो या ना हो, ये निद्रा वाली स्थिति तो सबके लिए होगी। मतलब बाबा जी भी सोते ही थे, ऐसा तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं, जी 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 जी। है ना। तो ये संयोग का मतलब ये है कि ये दोनों है, मतलब वृत्ति और मन जो है ये साथ साथ है, तालमेल है या नहीं है इसकी बात नहीं हो रही है, बस ये साथ साथ है, दे आर इंटरेक्टिंग। तो इनके संयोग में शरीर का जब कार्य, शरीर नहीं कुछ कर रहा है, इस स्थिति में निद्रा और स्वप्न वाली जो एक्टिविटीज है बस वही हो रही है। और अगले में कह रहे हैं आत्मबोध पर्यंत, मतलब जब तक आत्मबोध नहीं हुआ है, आत्मबोध होने तक, पर्यंत होने का तक, मतलब, हाँ, पर्यंत मतलब तक, वहां तक जाने तक, बोध होने तक मानव के जागे हुए में, स्वप्न में और निद्रा की स्थिति में कायिक, वाचिक, मानसिक साधनों से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाकलाप के मूल में अहंकार ही है ना। तो जब तक जागृत नहीं हुए हैं, जब तक आत्मबोध नहीं हुए हैं, है ना, तब तक वो अर्ध जागृत या अल्प जागृत वाली स्थिति में है, तब तक अहंकार है। तो सारी भ्रमित मान्यताएं जो है वो उस कैटेगरी में आती है। और अगली में हमने अनुभूति कवर कर ही ली है कि जी जो भैया, हाँ जी। कार्य व्यवहार में प्रमाणित ना होने वाली कल्पनाएं स्वप्न है। हम्म, यहाँ पर पहला तो बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जो शरीर और निद्रा का जो वो है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अभी भी मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं जी, हो रहा है। कि इसमें इसमें क्या ये बात कही जा रही है कि हम संकल्प तो या विचार तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन वो सारे विचार कार्य व्यवहार में नहीं आ पाते हैं, तो वो सारे वो भी उस कैटेगरी स्वप्न की कैटेगरी में आ गए।
मैं देखिए, अब मैं भी ना समझ ही रहा हूँ, मैं ये वाले डिस्क्लेमर के साथ में अपना इंटरप्रिटेशन रखता हूँ। तो जी। मैं इसको ऐसा इंटरप्रेट करता हूँ कि जब जागी हुई अवस्था में रहते हैं हम और मन में कुछ आता है, मन में आता है या इच्छा के रूप में कुछ आता है, तो उसको शरीर के द्वारा करने की एक संभावना रहती है। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली वो जो संभावना रहती है या जो हम कर जाते हैं, वो क्या हुआ, वो कार्य व्यवहार में प्रमाणित हो गया, कार्य व्यवहार में दिख गया, जी। है ना। मेरा घूमने जाने का मन किया और मैं घूमने चला गया, तो जी। वो चला गया मतलब प्रमाणित हो गया, मतलब लोगों ने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया कि मैं अभी थोड़ी देर पहले घर में बैठा था, अभी मैं हम्म। मार्केट में चला गया या कहीं और चला गया। तो इसको कह रहे हैं प्रमाणित हो। अब जब आदमी सोया हुआ है, ठीक है, तो ये हम्म। कार्य व्यवहार में प्रमाणित नहीं होता हम्म। है ना। ये बस इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम्म। उस समय भी वो जो कुछ सपना जो है वो भी एक कल्पना के रूप में चल रहा है, लेकिन वो उसका कुछ फिजिकल एविडेंस जो है वो नहीं दिखता है। जी। बस इतना एक पॉइंट आउट सा कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है भैया। मैं भी समझ रहा हूँ इसको, लेकिन अभी जितना मेरे को समझ में आया उसमें मेरी अभी की ऐसी इंटरप्रिटेशन बनी है। आप भी थोड़ा और सोचें, किसी और से भी पूछेंगे, और कोई क्लैरिटी बनेगी तो उसको वैसे भी देख सकते। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है, आगे अब कोई और पढ़े, बताएं। सीमा दीदी ने काफी पढ़ लिया, मैं पढ़ लेता हूँ। आप पढ़िए। इसी अहंकार को चित्रण में अभिमान संज्ञा से, वृत्ति में हठ संज्ञा से तथा मन में आसक्ति और आवेश संज्ञा से जाना जाता है। आवेश एवं आसक्ति मानव के जीवन को सफल बनाने में सर्वदा असमर्थ है। इसलिए आवेश एवं आसक्ति के उन्मूलन के लिए अध्ययन, प्रयोग एवं प्रयास है। हाँ, बस अभी इन दो की चर्चा करते हैं पहले में, ये आपस में लिंक भी हैं। बताएं क्या लग रहा है भैया इसको। अहंकार तक हम पहुंच गए। अब अहंकार से अभिमान को, अहंकार जब हम अहंकार की उसमें है, स्टेज पे हैं, और जो भी उस समय जो भी चित्रण कर रहे हैं, उससे उसके उसके इफेक्ट में आके, तो उसको अभिमान हम बोल रहे हैं, अभिमान की संज्ञा है। ठीक है। और अगर वृत्ति में हठ है, वृत्ति में हठ संज्ञा से तथा मन में आसक्ति और आवेश संज्ञा से जाना जाता है। अभिमान को कैसे जानेंगे हम? अगर हमारे वृत्ति में हठ है, या वृत्ति में हठ संज्ञा से और मन में आसक्ति और आवेश संज्ञा से, तो ये सब अभिमान को सूचित कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ये बस वो शब्दों का ही थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो जब आत्मबोध नहीं रहता है, ठीक है, तो जो बुद्धि में जो कुछ भी है वो अहंकार के रूप में उसको हम पहचान पा रहे हैं। और उसी आत्मबोध वाली स्थिति में, आत्मबोध के बिना वाली स्थिति में, आत्मबोध रहित वाली स्थिति में, जो चित्रण में जो इच्छाएं हैं, है ना, उसको मतलब उसको जो है हम अभिमान के शब्द के साथ में बाबा जी कह रहे हैं कि रखेंगे। और वृत्ति में जो है विचारों के रूप में जब आता है तो उसको हठ की संज्ञा जो है वो बाबा जी कह रहे हैं कि हम जब बात करेंगे तो हम इसको हठ कहेंगे। और मन के लेवल के ऊपर जो है, जब हम ऐसा जागृत नहीं रहते हैं, अर्ध जागृत या अल्प जागृत वाली स्थिति में है, तो उसमें मन में जो है वो आसक्ति और आवेश के रूप में के शब्द के से जो है उसको जानेंगे। संज्ञा मतलब इस शब्द से ये उसका नाम रखा गया उस एक्टिविटी का। तो इसको जो मेरे को आसानी से क्लियर होता है, जैसे ये वृत्ति में हट, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई विचार आया कि भैया ये वाला काम करना है और ये ठीक है और ये इसको करने का तरीका है। जैसे जैसे आपने कई बार चर्चाओं में देखा होगा कि इंटेलेक्चुअल लोग साथ में बैठ जाते हैं, तो कोई कैपिटलिज्म विचारधारा वाला है तो उसको कैपिटलिज्म विचारधारा बड़ी अच्छी लग रही होती है, और साथ में कोई दूसरा सोशलिज्म या कम्युनिज्म वाला बैठ जाता है तो उसको वो अच्छी लग रही होती है ना। दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए कि मैं ठीक हूं, है ना। अपनी जगह से हिलने को कोई तैयार नहीं है। कैपिटलिज्म वाले को लगता है कि भैया कैपिटलिज्म ही बेस्ट सिस्टम है,
ठीक है, तो ये जो है ना, इसको हठ हठ को मतलब एक जो दूसरा शब्द हम नॉर्मल भाषा में जैसे जिद के रूप में भी रख लेते हैं ना, जैसे जिद आ गई, तो अपने विचारों में जो एक एक हठ के रूप में आ गया कि भैया मैं अपने विचार को ही ठीक मान रहा हूं, मैं हिलने को तैयार नहीं हूं, वेरीफाई भी नहीं कर रहा, ये जो है, तो वृत्ति के लेवल के ऊपर जब हमको ये दिखता है तो इसको हम हठ कह रहे हैं। और जो आत्मबोध रहित बुद्धि के लेवल पे जब उसका मैनिफेस्टेशन है तो उसको अहंकार कहते हैं। ऐसा ऐसा जो अगर आप देखें तो वहां पर अहंकार के भैया हाँ मैं जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते। कुछ कुछ वैसी स्थिति है कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की वृत्ति में भी, विचार के लेवल पे भी हो रही है, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, लेकिन ये वृत्ति के स्तर पर हो रही है, ये बोध के स्तर पर नहीं हो रही है। इसको बाबा जी कह रहे हैं, इसको हम हट कहेंगे। ठीक है, और मन का मतलब ये हुआ कि सुखी होने का कार्यक्रम मैंने इंद्रिय मूलक बनाया हुआ है, मैं तो ऐसे ही सुखी होऊंगा, है ना। इसको आसक्ति, परंपरा का शब्द है आसक्ति, है ना, मतलब आसक्ति मतलब किसी किसी चीज के पीछे ही एक मन लग जाना कि भैया यही रास्ता दिखता है मेरे को और बाकी सारे रास्तों से आई एम क्लोजिंग माई आईज। तो इंद्रिय मूलक प्रणाली में उसी की तरफ आसक्ति या उसी की तरफ आवेश जो है वो, तो इस तरह से एक ही तरह की कार्य व्यवहार जो है वो अलग अलग जीवन क्रिया के लेवल के ऊपर भ्रमित अवस्था में जब प्रकटन हो रहा है तो उसका नाम बाबा जी ऐसे ऐसे रखा। जी भैया, एक एग्जांपल से बताऊं मैं इसको, हाँ कोशिश क्योंकि करेंगे। मैंने अपने में इसको देखा। मैंने हाँ। जो यहाँ बेसिकली रजत भाई बाबा जी का कहना यहाँ पे ये है कि अगर हम आत्मा में जब तक अनुभव नहीं हो जाता, या बुद्धि तक भी ठीक बात नहीं पहुंच अभी पूरी पहुंची है, क्योंकि बुद्धि तक पहुंचने के बाद इट्स अ स्पार्क, जैसे नॉलेज कम्स इन अ स्पार्क। अगर आपकी बुद्धि में सारी सत्यता अच्छे से स्थिर हो गई है तो अनुभव एकदम होगा, मुझे जो समझ अभी तक बनी है। और उसमें बाबा जी का यहाँ कहना ये है कि जब तक वो अनुभव नहीं हो जाता तब तक का हमारा जो भी हमारा जो इस बारे में हमारे विचार या हमारा ज्ञान है वो अहंकार रूप में रहता है, क्योंकि अस्तित्व को पूरी तरह से हमने नहीं देखा होता। यहाँ अहंकार को रिजिडिटी से मत देखें आप, अहंकार को ये लेके चले, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उसको अहंकार की संज्ञा दी है बुद्धि के लेवल पे। और नहीं सॉरी, इसको हाँ बुद्धि के लेवल पे इसको अहंकार बोला। अब उससे नीचे के लेवल पे अगर आ जाएं, जैसे मैं अपने को एक एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए दान देने वाली बात है, हमें जैसे संजीव भाई ने बताया कि आत्मा के बारे में तो बताया, बट नोबडी मेड इट क्लियर। वही बात है कि पाप पुण्य की बात हमें बताई गई, पुण्य करो अच्छा करो। मैंने मान लिया कि मैं अगर थर्सडे को काफी लोगों को खाना खिलाती हूँ तो वो एक अच्छी बात है। अब वो क्योंकि मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, मुझे पूरा अस्तित्व का ज्ञान है नहीं, मैं उन 15-20 लोगों को खाना खिला के अपने को बहुत वो समझ रही हूँ, तो वो अहंकार रूप में, बुद्धि में तो अहंकार रूप में आया क्योंकि मुझे वही ठीक लग रहा है, वही करना ठीक है, क्योंकि मुझे कहा गया पुण्य करोगे तो आगे वो संस्कार रूप में मिलेगा, वही आगे लाइफ मिलेगी। लाइफ में भी सोच चुकी रही हूँ कि अगली लाइफ में भी पैसा मिलेगा, अगली लाइफ में भी अच्छी लाइफ मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी, मन में वही आ रहा है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना, पता ही नहीं है। बुद्धि में जहां वो अहंकार है, वही चित्रण, जो मेरे चित्रण है, मेरे जो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो पिक्चर्स बनी हुई है, उसमें वो अभिमान रूप में है। मैं अपने को बहुत ऊंचा समझ रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तो ये कर रही हूँ। बढ़िया बढ़िया उदाहरण है बिल्कुल। और उसके बाद नीचे आ जाइए, और नीचे आइए, वृत्ति। जब मेरी किसी से बात होती है, मान लीजिए मेरे हस्बैंड ही कहते हैं कि तुम जिनको खाना खिला रही हो उनके पास ऑलरेडी इतना खाना है, व्हाई यू वांट टू फीड देम, तो मेरा हट है वहां, मैं उस हट से बज नहीं कर रही हूँ। मैं उनसे लड़ भिड़ जाऊंगी पर मैं कहूंगी नहीं मैं ये कर रही हूँ यही ठीक है, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि अस्तित्व में सब एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि मेरे खाना देने का नथिंग रॉन्ग इन इट, पर उस हट पे मैं उसी को ही अल्टीमेट मान के चल रही हूँ। उसके बाद मन के लेवल पे वो कैसे होगा, आसक्ति या आवेश, या मेरा उसमें बड़ा मोह होगा या मैं आवेशित हो जाऊंगी। इधर आई बी वेरी एंग्री एंड आई ट्राई टू जस्टिफाई माई सेल्फ एंड टेल अदर्स कि आई एम राइट, या मेरा मोह हो जाएगा। तो मन के लेवल पे आसक्ति और आवेश ही रहता है। और अगली अनुभूति में वो यही कह रहे हैं कि हमने ये देखा है कि बहुत आसक्ति या बहुत आवेश भी हमें सुखी नहीं कर पाया, या आसक्ति जो है उसमें भी हम, चाहे मीरा का कृष्ण के लिए जो आसक्ति थी उससे भी वो सुखी नहीं हो पाई।
So the journey is inward, not outside. That is basically what I have understood. जी भाई sorry अगर कुछ नहीं, गलत नहीं, कुछ बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये हाँ, ये दान पुण्य वाला जो आपने अभिमान से लिंक किया, और ये अच्छा रहा दीदी। ये मेरे को मतलब क्योंकि फिट मैं अपने में एग्जांपल देख पा रही हूँ सुरजीत बढ़िया भाई, बढ़िया और मुझे बढ़िया सुख नहीं मिला इसमें। मैं वहां बढ़िया जाती थी फिर भौतिकवाद की तरफ, तो फिर ये लगता था देखिए, किटी पार्ट की तरफ। जितना हम तो अपने में भैया देख पाए ना, अपने अधूरेपन को देख पाए, अपनी अतृप्ति को देख पाए, उतना जो है ये मेरे को लगता है कि क्लैरिटी उस टाइम में उसी जगह से क्लैरिटी बननी शुरू होती है। बढ़िया। जी जी जी। भैया पर मुझे इसमें सवाल है, क्योंकि जब हम बुद्धि की बात कर रहे हैं और हम चित्त की बात कर रहे हैं, तो हम 4.5 क्रियास के आगे जागृति की ओर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो मोटिव है वो डर या तो डर के बिना या प्रतिलोभ से थोड़ा दूर हटके है, वो वाला पार कर चुके हैं। क्योंकि जब हम बुद्धि की बात कर रहे हैं वो थोड़ा आत्मा के नीचे का एक प्रक्रिया है ना, वो तब की है जब आप ऑलरेडी एक जागृति की ओर बढ़ चुके हैं ना, एक डगर में चल चुके हैं। यहाँ पर क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो ये इट कुड बी पॉसिबल कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे करने से मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, मेरी फैमिली ठीक रहेगी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे बचपन से एक तरीके से बताया गया है, डराया गया है। तो ये तो 4.5 के विदिन ही हो रहा है ना, उसके बियॉन्ड तो नहीं गया। मैं इसको इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल जो मानव तीर्थ में दिया था भैया ने, वो ये था कि एक बहुत बड़े कोई बहुत बड़े जो ऐसे जो करते हैं ना, समाधि वगैरह करते हैं, वो बाबा जी के पास आए थे और उन्होंने आकर बोला कि देखो, तो उन्होंने उनसे सीधा पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा बस जागृति के पास ही है। तो बाबा जी ने उनको पलट के बोला कि देखो, अगर जागृति के पास होते तो उसके लिए जागृति की भी तो समझ होनी चाहिए ना। जब आपको जागृति की समझ ही नहीं है और आप कह रहे हैं बस वहां पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर अभिमान की बात करी थी कि ये तो अभी आपका अभिमान है कि आप उस राह में चल चुके हैं ना। जब तक आप उसको छुएंगे नहीं, जब तक एहसास नहीं करेंगे, आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो विद इन 4.5 में ही आ रहा है ना। उसके जब ऊपर जाता है तो आप थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल से उठ के भी आप सोचना शुरू करते हैं ना। ठीक है, तो इसको ना एक दो चीजें आपने कहीं पहले उसको भी थोड़ा देख लें कि 4.5 और 10 में जो है ये जैसे चित्त जो है ये कहाँ पर आ रहा है, चित्त 4.5 में आ रहा है या 4.5 के आगे आ रहा है। ठीक है, तो 4.5 क्रिया में ना ये चित्रण और ये नीचे वाला वृत्ति और मन वाला जो है ना, ये हो जाता है। और इसमें वृत्ति में तुलन जो है ये आधा तुलन होता है। प्रिय हित लाभ का तुलन एक्टिव रहता है, न्याय धर्म सत्य का तुलन एक्टिव नहीं रहता है। तो ये 4.5 क्रिया है। तो 4.5 क्रिया में चित्त जो है ना वो चित्रण के रूप में एक्टिव है, पूरा एक्टिव है। अभी यहाँ पर चिंतन के साथ में हम एक साक्षात्कार शब्द यूज करते हैं। तो जब हम जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, जो हम सब ने अपना कार्यक्रम जैसे बनाया है, तो यहाँ पर चिंतन की जगह पर हम उसको चिंतन स्लैश साक्षात्कार रखेंगे। तो दिस इज गेटवे टू द फर्दर जर्नी। तो आगे की जर्नी का हमारे को जो रोड मैप है ना, वो यहाँ पर साक्षात्कार वाले इसमें मिलता है कि भैया करना क्या है, आगे बढ़ना क्या है, क्या क्या समझ में आना चाहिए, है ना। ये मूल्यों की समझ, जीवन क्या है, व्यापक क्या है ना, न्याय धर्म सत्य क्या है, ये वाला सारा का सारा काम जो है, और हर भौतिक वस्तु का प्रयोजन के रूप में देख पाना, ये सब जो है ये साक्षात्कार में होता है। तो जब हम 4.5 जिसको हम भैया, हाँ इसको हम रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल हम बिल्कुल रिफ्लेक्टिव बिल्कुल होना शुरू होते हैं। रिफ्लेक्टिव होना शुरू होते हैं। ठीक है, अभी हुए नहीं है, होना शुरू करते हैं। तो जब हम 4.5 क्रिया की बात करते हैं, तो ये आशा विचार इच्छा या मन वृत्ति चित्त ऐसा ही भाषा के रूप में बोल देते हैं। ये पूरी मध्यस्थ दर्शन में यही भाषा चल रही है, लेकिन ये अपने में क्लियरिटी रहे कि चित्त में अभी सिर्फ चित्रण वाला पार्ट चल रहा है ना, चिंतन वाला या साक्षात्कार वाला अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो इसको हम 4.5 क्रिया जब बोलते हैं, भ्रमित बोलते हैं, तो मन वृत्ति चित्त या आशा विचार इच्छा ऐसा बोलते हैं।
फिर बुद्धि और आत्मा जो है ये जागृति के रास्ते पे मतलब आगे बढ़ते हुए ये वाले हमारे फर्दर स्टेशंस हैं। तो आत्मा में अनुभव होना, इसको जो है जागृति कह रहे हैं। उस जागृति से पहले बोध एक-एक करके होता है अस्तित्व की सच्चाइयों का। तो तो अहंकार जो है वो बेसिकली जो हमने पहले बात कही कि बोध एक-एक करके होना शुरू हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने अंदर जो है ना वो कुछ ऐसा आ गया कि भैया अब मैं जानता हूँ, ठीक है? और वो जो है वो अहंकार के रूप में दिखता है। तो इसको मैं जब अपनी इंडियन माइथोलॉजी में इसके एग्जाम्पल्स ढूँढता हूँ, तो मेरे को कई बारी ऐसा लगता है कि हमने ना कई ऐसे ऋषि मुनियों की जो है वो बातें सुनी है, जो कि तपस्या वगैरह करके काफ़ी उन्होंने कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी किसी बात पे गुस्सा आ गया और किसी को श्राप दे दिया। ऐसे ज़िक्र जो है वो आते ही है ना हमारी माइथोलॉजी में। मतलब एक भारतीय हाँ परंपरा में जी, आते हैं हाँ जी। और बाकियों में भी शायद ऐसा होता होगा। तो अभी क्या हुआ कि यार अभी इतनी तपस्या करके, इतना ज्ञान अर्जित करके भी अभी भी तुम श्राप स्वरूप वाली कैटेगरी में ही फंसे हुए हो, और वो तो इसको जो है ना वो अहंकार वाली स्टेट जो बोली। अनुभव संपन्नता होगी जब अस्तित्व में समझ आ जाएगी, तो सामने वाले को श्राप देने की आवश्यकता जो है वो अनावश्यक सी लगेगी, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होगी। ऐसा हम थोड़ा सा अपने में देख सकते हैं, ठीक है? तो मतलब बुद्धि वाला पार्ट जो बोध वाला है, ये एक-एक करके कंप्लीट होता है। जैसे हमने पानी की बाल्टी को पानी से भरना हो, तो वो एक ही बारी में बस खाली से भर नहीं जाती है, वो थोड़ा-थोड़ा करके भरती है। जब थोड़ा-सा भरी है, तो अभी थोड़ा खाली भी है, तो थोड़ा समझ में आया है और थोड़ा अभी समझना शेष है। इस तरह से जब देखते हैं, तो जो समझ में नहीं आया होता, उसकी वजह से गलतियाँ हो रही हैं। तो मतलब बुद्धि है तो जागृति वाला पार्ट, लेकिन जब तक आत्मा के पड़ाव तक नहीं पहुंचे, तब तक जो है वो गलती होने की संभावना रहती है। आत्मा के पड़ाव तक भी नहीं पहुंचे और आत्मा की तरफ ध्यान भी नहीं है ना? आत्म विमुख वाली जो बात, ये मतलब मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ। मालूम नहीं आपके सवाल एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ, आप बताएं गुरलीन जी। हाँ, मतलब मैं कहती जो आपने अभी बोला ना, मुझे जो भी समझ में आ रहा है आप करेक्ट कर सकते हैं भैया। इसका जो रास्ता है ना वो न्याय धर्म सत्य है ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने का रास्ता। बिल्कुल तो बिल्कुल जब हम अगर प्रिय हित लाभ के विदिन ही बात कर रहे हैं तो हम 4.5 में ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम न्याय, जब तक हम न्याय धर्म सत्य की बात पे नहीं पहुंचेंगे तो हम आगे की बात भी रखने में हमें एक बार सोचना होगा। बस बिल्कुल यही मेरा हाँ, कहना था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है और साथ में और भी बातें हैं, न्याय धर्म सत्य भी है। जैसे मैं कह रहा हूँ मानव सिर्फ शरीर नहीं है, ये इस तरफ भी जो है एक अपनी क्लैरिटी बनना, ये भी साक्षात्कार से बननी शुरू होती है। नहीं तो साक्षात्कार से पहले भ्रमित अवस्था में अपने आप को शरीर रूप में जो है वो ज़्यादा पहचानते हैं, है ना? मैं शरीर के अलावा मैं कुछ हूँ, उसकी कुछ मान्यता हो सकती है, लेकिन समझ में नहीं आया रहता है। तो एक स्टेज ऐसी आ ही सकती है कि भई हाँ, पहले स्वीकार हो जाता है कि भई हाँ, मैं शरीर के अलावा भी कुछ हूँ, फिर आदमी उसको पूरा समझने के भी चलता है। जैसे हम सब लोग भी अभी यही कर रहे हैं ना, हमें पूरा समझ में आ गया हो जीवन, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम में से कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, जीवन भी हूँ और जीवन को समझ सकता हूँ, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो ठीक है दीदी। जी भैया। सीमा दीदी ने हैंड रेज़ किया। या संजीव भैया, आपकी वो वाली बात से याद आया, जैसे आप बता रहे थे ना कि वो पहले श्राप दिया करते थे। तो आई विविडली रिमेम्बर कि वो किसी ने बाबा जी को जब भी कभी कोई जाते थे तो वो हमेशा कहते थे कि जागृत होने के बाद जो है वो उनका उपकार आप पे बना ही रहेगा। तो एक बार अगर कोई जागृत हो गया, वो श्राप दे ही नहीं सकता, वो हमेशा आपको वरदान ही देंगे, वर ही देंगे। तो एक तरह से जागृत होने के बाद तो हम प्रमाणित होते ही हैं और हमारी लाइफ को देख के आगे लोग बढ़ेंगे ही। तो वो वाली बात भी वहां पे क्लैरिटी बनती है कि जो श्राप दे रहा है इसका मतलब वो पूरा जागृत है ही नहीं।
तो मतलब देखिए, मेरे को कई बार लगता है कि भाषा के रूप में ऐसा ना देखा जाए कि हम बहुत सारी लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, उदाहरण के रूप में ये बात रखी जाती है, बस उसमें से उदाहरण वाले पार्ट को ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। हम उसकी बहुत ज्यादा कई बार विवेचना करने जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कई लोगों की काफी मान्यताएं उस तरफ रहती हैं तो हर्ट नहीं वो महसूस बिल्कुल हो, ठीक है, नहीं वो है ना? बिल्कुल ठीक है। बस और उतना सा उदाहरण हाँ, का हम उसका ठीक। निचोड़ जो है वो अपने पास में बस रख लें, उतना पर्याप्त है। जी जी ठीक है, तो वापस चलते हैं मानव व्यवहार दर्शन पे। ठीक है, तो ये अगला वाला जो है ये आ गया, आवेश एवं आसक्ति मानव के जीवन को सफल बनाने में असमर्थ है ना? इसीलिए आवेश एवं आसक्ति के उन्मूलन के लिए ही सारा अध्ययन है, प्रयोग है, प्रयास है, सारे एफर्ट्स एंड स्टडी जो है वो ये आदमी आवेशित ना हो और आसक्ति ना हो। आसक्ति मतलब किसी एक ही चीज की तरफ जो है वो अटैचमेंट रहना, उसको आसक्ति कह रहे हैं, एक ही तरीके की तरफ। तो उसके उन्मूलन जो है उसके लिए सारी की सारी स्टडी। ठीक है, आगे का पढ़ सकते हैं रजत भाई? जी भैया। वृत्ति के आश्रय में मन, चित्त के आश्रय में वृत्ति, बुद्धि के आश्रय में चित्त का ना होना ही मन और वृत्ति, वृत्ति और चित्त, चित्त और बुद्धि के बीच विपरीतता है, विपरीतता है। यही बौद्धिक रहस्य है। आगे वाला भी पढ़ लीजिए, छोटा सा ही है और फिर इकट्ठी बात कर लेंगे। उपरोक्त विपरीतता को समाप्त करने तथा बौद्धिक रहस्यता अथवा अहंकार का उन्मूलन करने के लिए निश्चित प्रक्रिया है। यह निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास एवं व्यवहार से ही बौद्धिक रहस्यता का उन्मूलन होता है। ऐसी प्रक्रिया दो प्रकार से गण्य है, एक अनुसंधान, दो अनुसरण अनुकरण अध्ययन। हाँ, बस रुक जाते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद में आगे जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन दोनों प्रक्रियाओं का। तो हम पहले जो इतनी बात जो है हम एक बार कर लेते हैं। बताएं भैया क्या लग रहा है? इसको पहले वाले को टुकड़ों में पढ़ के देखिए, सिंपल ही है वैसे तो। साविपरीतता, जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, साविपरीतता मतलब म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग या म्यूचुअली अपोजिंग। बौद्धिक रहस्य क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें जो है वृत्ति के आश्रय में मन और चित्त के आश्रय में वृत्ति, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ। बुद्धि से के आश्रय में चित्त का ना होना ही मन और वृत्ति और ओके, वही है कि अगर हम उस हायर मतलब नीचे वाली फैकल्टी जो है वो ऊपर वाली फैकल्टी को गवर्न कर रही है, हाँ। या तो ये यही बौद्धिक रहस्य है एक्चुअली। हाँ, यही म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट का कारण है जी। है ना? तो बुद्धि की वृत्ति के आश्रय में मन का ना होना, चित्त के आश्रय में वृत्ति का ना होना, बुद्धि के आश्रय में चित्त का ना होना, यही। और इसी को दूसरे शब्दों में बोला भैया, मन यही जो है ये मन और वृत्ति के बीच में, वृत्ति और चित्त के बीच में, और चित्त और बुद्धि के बीच में यही जो है वो अपोजिशन है, यही कॉन्फ्लिक्ट है ना? और यही बौद्धिक रहस्य है। मतलब आदमी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके मूल में बस इतनी सी ही बात है। जी भैया। अब इसके आगे को देखते हैं। इसको समाप्त करने के लिए जो हमने अभी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, इसको समाप्त करने तथा बौद्धिक रहस्यता एवं अहंकार का उन्मूलन करने के लिए निश्चित प्रक्रिया है। डेफिनेट प्रोसेस। जी। इस निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास एवं व्यवहार से ही बौद्धिक रहस्यता का उन्मूलन होता है। तो उसमें दो बातें हैं, एक अभ्यास है और उसके बाद है व्यवहार। उससे हम उन्मूलन कर सकते हैं इसको। और ऐसी प्रक्रिया दो तरीके से है, जिसमें पहला है अनुसंधान, जैसे रिसर्च कहते हैं। दूसरा है अनुसरण, सुनने किसी को, जैसे हम कर रहे हैं इस समय। अनुकरण, जो बात समझ में आ रही है फिर उसको हम व्यवहार में लाएं। और अध्ययन, हम साथ साथ में इसकी और पढ़ाई करें। ये दो प्रोसेस है और फिर बाबा जी इन दोनों प्रोसेस को जो है वो एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है ना ये मतलब ठीक है, तो ये अनुसंधान और अनुसरण,
ये अनुसरण अनुकरण अध्याय, तो ये अनुसंधान जो है, अब इसको अगला ऑलमोस्ट एक पेज है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, जितनी भी बात हो जाए, क्योंकि अभी 10 मिनट हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको पूरा भैया। जी भैया। एक, जो अनुसंधान जो आविष्कारात्मक अनुभूति है उसका साधन पूरा अध्ययन करता है। साधन नहीं, साधक। उसका साधक पूरा अध्ययन करता है। साधक मतलब सीकर, उसका वन हु सीक्स द ट्रुथ। पूरे अध्ययन से तात्पर्य है क्रिया की आरंभिक स्थिति अर्थात ह्रास की अंतिम स्थिति और विकास व जागृति तक अध्ययन करना। इस अध्ययन से साधक को यह स्पष्ट होता है कि अंतिम से अंतिम ह्रास एक सूक्ष्म परमाणु या इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। यह परिणाम कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, अंततोगत्वा क्रिया ही है। अब उससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त क्रियाएं महावकाश में ओतप्रोत हैं। यह महावकाश शून्य अर्थात व्यापक वस्तु ही है। इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति ही एकमात्र कारण है कि समस्त इकाइयों में क्रिया के लिए समान रूप से प्रेरणा संपन्न रहने के लिए सत्ता उपलब्ध है। ऐसे समाधि तप्त, यहीं पर है ना जरा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तप्त साधक में ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है, जिनसे संपूर्ण ह्रास विकास को देखा है, स्वयं को देखा है और अपने को सतत विकासशील सृष्टि के किसी विकासांश में पाया। अब साधक यहाँ से विकास की ओर अध्ययन करता है। अध्ययन पूर्वक यह निर्णय में आता है कि विकास का चरमोत्कर्ष व्यापक सत्ता में समूची क्रियाएं अनवरत क्रियाशील हैं। इसी व्यापकता में अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता का उपार्जन ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है। यही जागृति है। साधक यह भी अनुभव करता है कि यह मात्र उसका अथवा एक साधक का लक्ष्य नहीं, अपितु समुचे मानव का अंतिम लक्ष्य है। अतः ऐसी क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उपार्जित करने के लिए अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक स्वयं को अपनी स्थिति में पाता है। साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक देव मानव एवं दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है, उसकी पूर्ति हेतु चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकसित करना आरंभ कर देता है। फलस्वरूप ही देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता का पात्र बनता है और प्रमाणित होता है। व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व, विकास और जागृति को अनुभव करने लगता है। इस उपलब्धि के फल स्वरूप ही साधक अनुभव करता है कि जीवन सफल हो गया, जागृति की चरम उपलब्धि हुई। यह उसमें प्राप्त अनुभूति के आनंद को परंपरा प्रमाण के रूप में स्थिर कर देता है। ऐसी उपलब्धि के अनंतर रहस्यता के उन्मूलन की दक्षता व्यवहार में मानवीयता की परिपूर्ण उपादेयता को सिद्ध करने में उसका प्रस्तुतिकरण ही प्रमाण बन जाता है। तो हिंदी के मुश्किल शब्दों को थोड़ा सा अपने ध्यान से हटा दें, लेकिन वैसे मोटा मोटा सा बात समझ में आ रही है। जी, तो बड़ी हेसिटेटिंगली जी आया है। काफी कुछ पढ़ लिया गया, इसको रिफ्लेक्ट। तो अब एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। तो एक अभी क्या हुआ, इस एक पेज में ना बाबा जी ने पूरे दर्शन को समेट कर एक हल्का सा रखने की कोशिश की है। तो कह रहे हैं कि ये अभी क्या हुआ कि जो बौद्धिक रहस्यता है, इसका उन्मूलन कैसे होगा, ये बाबा जी बता रहे हैं, है ना। तो
इसका उन्मूलन दो तरीके से होगा। एक होगा कि जिसको आंसर चाहिए वो डायरेक्टली एग्जिस्टेंस से ही आंसर ढूंढेगा, ठीक है। इवन जैसे हम विज्ञान में भी देखें, साइंस में भी देखें, तो जैसे कि ये स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, किसने किया था? जी, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो जेम्स वाट ने क्या किया कि एक बार पानी उबल रहा था अंगीठी के ऊपर या गैस या जो भी रहा होगा उस समय, तो उसके ऊपर प्लेट पड़ी हुई थी पतीले के ऊपर, तो पानी उबलना शुरू हुआ तो प्लेट भी हिलनी शुरू हो गई, तो उसको लगा रहे यार ये तो स्टीम बन रही है, तो स्टीम से प्लेट हिल रही। तो अभी क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में ही एक एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को किसी एक व्यक्ति ने समझ लिया कि ये हो क्या रहा है ना, तो उसने डायरेक्टली अस्तित्व से समझा। अब अभी आजकल के जो इंजीनियर हैं वो जब स्टीम इंजन को समझने जाते हैं तो वो भी क्या ऐसे ही समझे जैसे जेम्स वाट समझा, या अभी ये लोग क्लासरूम में समझ लेते हैं? तो मोटा मोटा सा इसी तरह से जैसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी की भी बात करते हैं, तो न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देख के समझा, अस्तित्व से ग्रेविटी को समझा। हम सब ने वैसे नहीं समझा, हमने क्लासरूम में समझ लिया। तो ये जो अनुसंधान वाला पार्ट है, अस्तित्व से सीधा समझने वाला, इसको बाबा जी कह रहे हैं आविष्कारात्मक अनुभूति, है ना। एक तरह से अस्तित्व को ही देखकर जैसे आविष्कार कर लिया, पहले से उपलब्ध नहीं था ये वाला नियम, किसी ने देख के समझा। तो ये जो आविष्कारात्मक अनुभूति है, इसका उसका साधक पूरा अध्ययन करता है ना। पूरे अध्ययन का तात्पर्य है क्रिया की आरंभिक स्थिति अर्थात रास की अंतिम स्थिति और विकास व जागृति तक अध्ययन करना। तो हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया वो भौतिक जगत का लिया था। बाबा जी अब पूरे अध्ययन को कह रहे हैं कि पूरे अस्तित्व में जिसको भी हम एक बिल्कुल इनिशियल पॉइंट समझ सकते हैं, उस इनिशियल पॉइंट से लेकर के किसी फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, उस पूरी जर्नी को एक मैप कर लेना, उसका रोड मैप बना लेना, उसको पूरा समझ लेना और उसका अध्ययन करना, इसको जो है बाबा जी अनुसंधान के हिसाब से अस्तित्व को समझने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल इनिशियल स्टेट या आरंभिक स्थिति अर्थात रास की अंतिम स्थिति, मतलब ह्रास के भी बिल्कुल इनिशियल पॉइंट तक चले, उससे ज्यादा और ह्रास हो ही नहीं सकता, वहां से लेकर के और पूरे विकास तक का अध्ययन। तो अब इस अध्ययन से साधक को यह स्पष्ट होता है कि अंतिम से अंतिम ह्रास, है ना, एक सूक्ष्म परमाणु है या इससे भी सूक्ष्म हो सकता है कि किसी चीज को आप उसका कोई भी मैटर ले लिया जाए, उसके टुकड़े करते जाए, धरती से लेके कहीं तक भी चले जाए, आखिर में क्या मिलेगा? सबसे छोटे से छोटा एक परमाणु, या उससे भी सूक्ष्म, परमाणु से भी सूक्ष्म क्या हो सकता है? परमाणु अंश, जिसको हम उसके जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के रूप में देखते हैं, है ना। तो या परमाणु मिलेगा या उससे भी सूक्ष्म हो सकता है। यह परिणाम कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, अंततोगत्वा क्रिया ही है। मतलब ये वाला परिणाम जो है, ये हमने उसको एक एटम के रूप में या एटम के भी एक पार्टिकल के रूप में पहचाना। ये जितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, जितना भी माइन्यूट क्यों ना हो जाए, इवेंचुअली ये एक एक्टिविटी ही है ना। एटम भी अपने आप में एक एक्टिविटी है और एक एटम का पार्टिकल जो है वो भी अपने आप में एक एक्टिविटी है। पर हो रही है वो एक्टिविटी स्पेस में ही हो रही है। जैसे धरती अगर सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है तो वो स्पेस में ही लगा रही है, खाली जगह पे लगा रही है। और एक एटम में भी जो इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो वो भी खाली जगह में ही, स्पेस में ही चक्कर लगा रहा है। तो ये स्पेस हर जगह पर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समस्त क्रियाएं महाअवकाश में ओतप्रोत। ये महाअवकाश मतलब ये जो स्पेस है, ओमनी प्रेजेंस जिसको कह रहे हैं, हर जगह का ऊपर है। तो सारी की सारी एक्टिविटीज, एटॉमिक पार्टिकल को देखें या धरती को देखें, सारी एक्टिविटीज महाअवकाश में, स्पेस में ओतप्रोत है। यह महाअवकाश शून्य अर्थात व्यापक वस्तु ही है, इसकी हमने डिटेल में बात की हुई है। इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति ही एकमात्र कारण है। मतलब ये शून्य की सर्वत्र, हर जगह पर समान अवस्थिति, मतलब एक तरह का ही हर जगह पर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पेस एक तरह का स्पेस है और
दूसरी जगह पे जाके दूसरी जगह का तरह का स्पेस हो जाएगा। एक ही टाइप का स्पेस है, मतलब देयर आर नो टाइप्स, है ना? इसी की हर जगह पर समान अवस्थिति है और यही एकमात्र कारण है समस्त इकाइयों की क्रिया के लिए समान रूप से प्रेरणा संपन्न रहने के लिए सत्ता उपलब्ध है। तो ये जो है, ये मुझे लगता है कि ये हम सबकी जर्नी में ये एक एक टाइम के साथ में धीरे-धीरे होने वाली बात है कि व्यापक को ऊर्जा स्वरूप में बाबा जी ने प्रस्तावित किया, ठीक है? तो मतलब अब व्यापक ऊर्जा, व्यापक में ऊर्जा है, ये शुरू में इनिशियल स्टेज में प्रश्न बनता है, फिर धीरे से जो है एक प्रश्न ही रिफाइन हो जाता है कि ये एक्चुअल में ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा स्वरूप कह रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये प्रेरणा से संपन्न होने के लिए उपलब्ध है ना? तो ये इसी में ही समस्त इकाइयां ऊर्जित हैं। ये एक धीरे से अनुभव की तरफ जाते-जाते ये एक क्लैरिटी अपने में बनती है और उसके मूल में एक प्रश्न है, जितना हम अपने में बार-बार पूछें कि भैया हमने सारी क्रियाओं को किसी न किसी ऊर्जा पर निर्भर रहते हुए देखा है ना? अगर कार चलनी है तो पेट्रोल चाहिए, कुकिंग गैस चलनी है तो कुकिंग गैस मतलब चूल्हा जल रहा है तो कुकिंग गैस चाहिए, पंखा चल रहा है तो बिजली चाहिए। तो अब परमाणु ने घूमना है तो उसको कौन सी ऊर्जा चाहिए, या धरती जो है वो करोड़ों अरबों साल से सूर्य के आसपास घूम रही है, तो धरती को पेट्रोल कहाँ से मिल रहा है? क्या इसको कोई पेट्रोल मिल भी रहा है या ये बिना ऊर्जा के ही क्रियाशील है? तो जितना हम इस प्रश्न के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, तो धीरे से ये प्रपोजल के रूप में साथ में बाबा जी ने हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए दिया हुआ है कि ये व्यापक ही जो है वो समान रूप से सबके लिए ऊर्जा स्वरूप है ना? तो इसी को यहाँ कह रहे हैं प्रेरणा संपन्न के लिए सत्ता उपलब्ध है। तो ये जो साधक है, जो सीकर है, जो समझना चाहता है अस्तित्व को, तो ऐसे समाधि तप्त साधक में अब जो आविष्कारात्मक अनुभूति के लिए निकला है वो शायद समाधि संयम करके निकलेगा, ऐसा बाबा जी का प्रस्ताव है। बाबा जी खुद भी समाधि संयम करके निकले। तो ऐसे समाधि तप्त साधक में ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है ना? तो वो तप करता है, जिसको तप शब्द बोले ना परंपरा में कि तपस्वी हैं जैसे, तो वो समाधि तप साधक जो है वो उसी तरह से उसको तपस्वी वाले उसमें लाके तप करते हुए धीरे से समझ समझ के उसमें मेहनत करके ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है। जिसने संपूर्ण ह्रास विकास को देखा है, मतलब पूर्ण उसने डिफॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन को भी समझ लिया, एंड में जाके क्या छोटा एटम निकला, और पूरे विकास को भी देख लिया, जागृति तक देख लिया, और स्वयं को भी देखा है ना? तो मैं भी अस्तित्व का पार्ट ही हूँ, और अपने को इस सतत विकासशील सृष्टि के किसी विकासांश में पाया। तो मैं 0 से 100 के स्केल में मैं एज ए साधक भी ऐसा नहीं क्लेम कर रहे हैं कि मैं 100 पे ही हूँ, ठीक है? लेकिन इस पूरे स्केल पे मैं कहीं पर हूँ, ये वो साधक देख पाता है ना? तो यहाँ पर स्व मूल्यांकन जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज है कि अस्तित्व को समझ लिया, अपने को समझ लिया, और मैं उस समझ में कहाँ पर हूँ। तो जैसे बाबा जी ने अपने को जब कैटेगराइज किया घोषणा के रूप में, तो अपने को मानव पद में रखा। पूरे स्केल में उन्होंने अति मानवीयता भी बताई, लेकिन अपना मूल्यांकन करके उन्होंने अपने को मानव पद में रखा। तो यही कह रहे हैं, स्व मूल्यांकन करके साधक जो है वो अपने को इस पूरी सृष्टि के किसी विकासांश में पाता है ना? विकासांश मतलब इस विकास होते हुए किसी अंश में, किसी पार्ट में अपने को पाता है कि मैं 50 पे खड़ा हूँ, 60 पे खड़ा हूँ, 70 पे खड़ा हूँ, या यहाँ पर भी खड़ा हूँ। वो अपना एक मूल्यांकन जो है। अब साधक तो अपने को जब पा लेता है तो उसको समझ आता है कि कितना मुझे समझ में आया है और कितना भी समझना है। अब साधक यहाँ से विकास की ओर अध्ययन करता है। तो जितना समझ में आया हुआ है उतना तो ठीक है, जो नहीं समझ में आया है उसके लिए अपने को भी लगाता है। तो अध्ययन पूर्वक यह निर्णय में आता है कि विकास का चरम उत्कर्ष, यानी विकास की अल्टीमेट हाइट जो है, अल्टीमेट पॉइंट जो है, वो व्यापक सत्ता में संपूची क्रियाएं अनवरत क्रियाशील है ना? अनइंटरप्टेडली विदाउट एनी स्टॉपेज एक्टिव है अस्तित्व व्यापक में, सारी की सारी एंटिटीज, सारी क्रियाएं।
इसी व्यापकता में अनुभूति। तो यार तो एकदम से लगता है कि ये व्यापकता बहुत बड़ी चीज है, सब कुछ तो व्यापक में ही हो रहा है। तो इस व्यापकता की अनुभूति, योग्य, क्षमता, योग्यता, पात्रता का उपार्जन ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है। ये एक बड़े काम के रूप में अपने में डिसाइड होता है, अपने में पहचाना जाता है। ठीक है, ये जो है फिर, और इस स्थिति में पहुंच जाना, इस व्यापकता की अनुभूति, यही जागृति है। ठीक है, तो साधक यह भी अनुभव करता है कि यह मात्र उसका अथवा एक साधक का लक्ष्य नहीं है, अपितु समूचे मानव का अंतिम लक्ष्य है। सभी मानव जो है अस्तित्व को समझना चाहते हैं। अतः ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता को उपार्जित करने के लिए अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक स्वयं को अपनी स्थिति में पाता है। साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो तत्काल ही, तो जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है पूर्णतया, तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक देव मानव, दिव्य मानव के लिए जो शेष जागृति है, जो बाकी का कार्यक्रम है, उसकी पूर्ति के लिए अपने चैतन्य पक्ष की क्षमता को और विकसित करना आरंभ कर देता है। मानव पद में पहुंच ही गया है, अब जो बचा हुआ काम है आगे का, आगे की यात्रा है, उसके अपने लिए अपनी चैतन्य पक्ष की क्षमता को जो है वो उसके लिए लगाना शुरू कर देता है, और फलस्वरूप कभी ना कभी किसी शरीर यात्रा में देव मानवीय, दिव्य मानवीयता को प्रमाणित करता है। व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व, विकास और जागृति को अनुभव करने लगता है ना। तो संपूर्ण प्रकृति जो है वो व्यापक में ही ओतप्रोत है या संपृक्त है, उसको जो, और उसी में ही उसका विकास भी हो रहा है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, इसका वो अनुभव करता है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप साधक अनुभव करता है कि जीवन सफल हो गया है। हाँ, अब आत्म तृप्ति हो गई। जीवन सफल का मतलब आत्म तृप्ति हो गई, जिसको हमने बार बार इस शब्द को पहले यूज किया है। तो जागृति की चरम उपलब्धि हुई, यह उसमें प्राप्त अनुभूति के आनंद को परंपरा प्रमाण के रूप में स्थिर कर देता है। फिर उसको लगता है कि भैया ये इतनी बढ़िया चीज है, इसको मेरे तक पहुंची है, अब मेरी शरीर यात्रा बस ऐसे ही समाप्त हो जाए, ये भी अपने में तृप्तिदायक नहीं लगता, तो ये बाकी सब की भी तलाश है। तो एक नेचुरल रूप में उसको ऐसा लगता है कि इसको दूसरों के साथ भी शेयर करना है। तो परंपरा रूप में प्रमाण करने की कोशिश का जो अपना प्रयास है, या प्रमाण रूप में करना, ये एस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसी उपलब्धि के अनंतर रहस्यता के उन्मूलन की दक्षता, व्यवहार में मानवीयता की परिपूर्ण उपादेयता को सिद्ध करने में उनका प्रस्तुतिकरण ही प्रमाण बन जाता है ना। तो रहस्य उन्मूलन के लिए और मानवीयता के लिए उनका सारा का सारा जो है अपना प्रस्तुति जो है वो इसी इसी के लिए रहती है। तो हमने भी देखा ही है बाबा जी को, जितना भी उनका घोषणा के बाद में और जितने हमारे साथियों के संपर्क में आने के बाद में उनका जितना भी कार्यकलाप रहा, वो बेसिकली बाकी लोगों की जागृति में योगदान देना, उपकार करना जिसको कहा, और इस सब की मानवीयतापूर्ण और ये जो जागृति है, इन सब का प्रस्तुतिकरण जो है ये जो है करने में लगा। तो ये इसको जो है वो पहला वाला एस्पेक्ट बताया कि जो आदमी सीधा अस्तित्व से समझ रहा है, वो वाला अनुसंधान, उसको अनुसंधान कहते हैं। अब दूसरा अनुसरण अनुकरण वाला जो है उसको हम नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, जो इसके बाद में है। तो जल्दी नहीं है मेरे को, ये तो थोड़ा डीप था पैराग्राफ। किसी के कुछ प्रश्न हो तो अभी ले सकते हैं, नहीं तो अगली बार भी ले लेंगे जैसे आप कहें। बहुत बढ़िया भैया। ज्यादा डीप हो गया, जब सब शांत हो जाते ऐसा लगता है कि अब रिफ्लेक्शन शुरू हो गया। या ये लगता है कि ऐसा तो नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल काम हो गया है? नहीं, क्लियर हो गया जी भैया, बिल्कुल क्लियर हो गया, लाइन बाय लाइन। ठीक है, ठीक है। तो मतलब एक बार जैसे हम थोड़ा सा इस तरह से पढ़ लेते हैं, तो फिर अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो इंटरप्रिटेशन अपना भी जो है वो स्पष्टता के साथ में बनना शुरू रहता है। तो चालू रहे इस मार्ग पे सब मिलजुल के, मेरे को लग रहा है कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तेज, कोई धीरे, एक ही रास्ते पे चलते रहेंगे, समझ में आएगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है।
जी भैया। ठीक है, तो अगर प्रश्न नहीं है तो 4:15 भी बज गए हैं, अभी क्लोज करें मीटिंग, फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए, धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार जी नमस्कार। सभी को। थैंक यू भैया। नमस्कार भैया जी। सभी को नमस्ते। थैंक यू।